सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं अपने इस वीडियो में ऊप्स विद जावा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि है हमारा 2023 एंड 24 BCS 403 बैच का। तो इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो देखते हैं कि हमारे जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था क्वेश्चन पेपर, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में कैसे कैसे क्वेश्चन थे। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह उनका जवाब लिखना है आपको सॉल्यूशन पे एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे हमारे उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो किस तरह के क्वेश्चन थे और उनका क्या क्या सोल्यूशन ठीक से बैठता है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है, डिस्क्राइब जेवीएम एंड बाइट कोड इन जावा आर्किटेक्चर। डिस्क्राइब जेवीएम एंड बाइट कोड इन जावा आर्किटेक्चर की जो जेवीएम है, जेवीएम की फुल फॉर्म जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जावा वर्चुअल मशीन, कि जावा वर्चुअल मशीन एग्जैक्टली होती क्या है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जावा वर्चुअल मशीन एक हमारे पास एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसमें कि हमारा जावा का प्रोग्राम रन करता है। और उसमें वो जो हम भी जावा का जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो हमारा कंपाइल होता है बाइट कोड में। और उस बाइट कोड के बाद वो क्या करता है कि जो जो भी हमारा जावा का हमने कोड लिखा है वो रन करे, कंपाइल करे विदाउट एनी एरर। एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो जेवीएम हमारा ये हो गया। अब अगले आगे बढ़ते हैं कि बाइट कोड क्या होता है। बाइट कोड में हमारे पास आता है कि जैसे मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, जैसे हम जब भी जावा का हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसमें क्लासेस का यूज होता है कि हम उसमें क्लासेस डिफाइन करते हैं, जिसको हम बार बार यूज करते हैं जहां पर भी एक रेलेवेंट होता है। तो उससे क्या होता है कि जब भी हम अपने जावा प्रोग्राम को रन करते हैं ना, उससे पहले एक कमांड चलाते हैं हम, जावा सी डॉट फाइल नेम। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो जावा का प्रोग्राम है वो कंपाइल होता है बाइट कोड में। बाइट कोड से क्या होगा कि जैसे हमारे पास, आप मान लीजिए आपने एक फाइल बनाई जावा की, और जब आप उसको रन करेंगे ना, तो जावा जावा सी डॉट का फाइल नेम से, तो उससे क्या होगा कि जो उसके अंदर जो भी क्लासेस है ना, वो क्लासेस एक अलग एज अ फाइल बन क्रिएट हो जाएंगी, जिसे जिसे हम कहते हैं बाइट कोड। वही बाइट कोड होता है। अब उससे क्या होता है कि भाई ये अलग 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 क्यों बने, जो हमने एक ही फाइल में बना रही। तो जो वो अलग इसलिए बनती है क्योंकि जो जावा है हमारा, जो जेवीएम है, जेवीएम उन्हें खुद क्रिएट करता है ताकि वो उसे एज अ बाइट कोड उसे रीड कर सके और उसको अच्छे से कंपाइल कर सके। तो ये होता है हमारा बाइट कोड, कि जो भी हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड जनरेट, इसे इसे हम कहते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर फ्रॉम द सोर्स कोड। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमने सोर्स कोड लिखा है जावा फाइल में, उसमें से जो भी हमारी क्लासेस हैं उनको ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लिख देता है, और उसको ताकि वो अच्छे से बाइट कोड को कंपाइल कर सके जावा प्रोग्राम को। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन जावा विद अ सुटेबल एग्जांपल। अब हमसे पूछा है कि जावा में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हम क्या क्या, क्या होती हैं। तो क्लास होता है हमारे पास किसी भी, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट से मतलब क्या है कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को बाद में क्रिएट करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को, कि हम उसके, तो इससे पहले ना मैं आपको इन दोनों को एक साथ समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे ये अलग अलग समझ नहीं आने के। तो पहले जरा पढ़ लेते हैं। ए ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फॉर ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है कि एक ब्लूप्रिंट रहता है जो कि ऑब्जेक्ट के लिए हमारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। और हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो होता है हमारी क्लास का इंस्टेंस विद स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर इट्स प्रॉपर्टीज। अब है ना, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि इनका मतलब मतलब क्या है। ये थोड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग लगेंगे फिलहाल। अब जैसे ये हमारे पास इसका एग्जांपल है क्लास। हमने पहले ये क्लास एक कार नाम की एक क्लास बना रखी है। उसमें कि हमने एक कलर कलर एक वेरिएबल बनाया है जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। और एक वॉइड, ये स्टार्ट मेथड को हमने कॉल यहाँ पर क्रिएट किया है, जो कि क्या कर रहा है कि कार स्टार्टेड, ये हमारा स्ट्रिंग को सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन, ये जो हमारा जावा में आउटपुट का ये मेथड तरीका होता है, इसको हम आउटपुट कर रहे हैं कार स्टार्टेड स्ट्रिंग को। अब हम क्या करेंगे, एक हम अपना मेन प्रोग्राम बनाएंगे जावा का। जैसे आपने अगर जावा में पता हो तो इस तरह बनता है, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, एंड उसके अंदर हम अपना जावा का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आप देखिए कि ये कार, माई कार इक्वल्स टू न्यू कार, ये हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये क्या कर रहा है कि हमारे क्लास की इंस्टेंस को कॉल कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पर क्लास बनाई थी ना कार, उसकी इंस्टेंस को कॉल कर रहा है ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो भी उसमें हमारी क्लास में प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई थी, उनको एक वैल्यू प्रोवाइड कर सके। अब जैसे यहाँ पर कार और माई कार, यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारी एक माई कार नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जो कि कार के इंस्टेंस को कॉल कर रहा है, एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माई कार डॉट कलर, जैसे अब उसमें हमारे पास था ना कार के अंदर एक हमने स्ट्रिंग वेरिएबल पास किया था। तो ये माई कार डॉट कलर उसकी यहाँ से उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, माई कार डॉट कलर ब्लू। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी ये इस कलर स्ट्रिंग वेरिएबल था, इसके अंदर वैल्यू पास हो जाएगी ब्लू। अब हम क्या कर देंगे, माई कार डॉट स्टार्ट, जो हमने यहाँ पर एक स्टार्ट ये मेथड हमने बनाया था, उसको हाँ यहाँ पर अभी इसको कॉल कर देगा। तो इससे क्या होगा, जो आउटपुट हमारा आएगा वो आएगा हमारे पास कार स्टार्टेड। तो इस तरह हमारे क्लास
और ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं आपस में। क्लास क्या करता है कि हमारा ब्लूप्रिंट तैयार करता है कि भाई जो भी हम हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो यूज़ होने हैं। ब्लूप्रिंट में वेरिएबल्स यूज़ वो डिफाइन करता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है कि उन वेरिएबल्स को उस क्लास की इंस्टेंस को कॉल करके उन वेरिएबल्स में वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये होती है हमारी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंटरफेसेस इन जावा विद सुइटेबल एग्जांपल। अब जावा में इंटरफेसेस क्या होते हैं, अब देखते हैं जरा इंटरफेसेस को। एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप दैट डिफाइंस मेथड्स अ क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप होता है हमारे पास, एक मतलब कि जो कि क्या करता है कि मेथड्स डिफाइन करता है कि उस एक पर्टिकुलर क्लास में वो मेथड्स होने ही चाहिए। इंटरफेस हमारा ये डिफाइन करता है कि जैसे अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं ना, तो इंटरफेस क्या करेगा कि भाई मैं कुछ मेथड्स असाइन कर रहा हूँ, और तुम्हारे अंदर ये वाली जो मेथड्स हैं ये चीज़ डिफाइन होनी ही चाहिए। और उसी के तो उससे क्या होता है कि ये जो जैसे है हमारी ये एक डीलिंगशिप टाइप हो गया। तो इसमें क्या होगा कि एक्टिंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए इसे इसे इसलिए कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह क्यों एज एक्ट करता है, कि वो भाई वो प्रोवाइड कर रहा है ना, इंटरफेस हमें बता रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप की क्लासेस में क्या क्या मेथड्स होने चाहिए, क्या क्या मेथड्स डिफाइन रहने चाहिए। इसलिए इसे कहा गया है एक्टिंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका भी मैं एक आपको कोड एग्जांपल दिखा देता हूँ। हमारे पास एग्जांपल में एक इंटरफेस बनाया गया शेप नाम का, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि एक एरिया मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं जिसका डेटा टाइप है डबल। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक सर्कल नाम की क्लास बनाई गई, जो कि क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है शेप को। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना ऊपर उसमें, हमारा जो ये इंटरफेस है वो क्या करता है कि हमारे मेथड्स को डिफाइन करता है कि एक पर्टिकुलर क्लास में होने ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने इंटरफेस से शेप नाम का एक ये मेथड डिफाइन कर दिया कि ये चीज़ हमारी क्लास में होनी चाहिए। इसमें क्या होगा, हम और उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो जो क्लास है उसमें हम लिखते हैं एज इम्प्लीमेंट्स शेप। अब ये क्या कर रहा है कि इसको हम ये कॉल ही कर रहा है कि हाँ भाई ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली इंटरफेस की, हम ये मेथड इसमें कॉल करेंगे ही, रखेंगे ही। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर कोड हमारा वर्क कैसे कर रहा है। डबल रेडियस, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया डबल डेटा टाइप का, और यहाँ पर ये सर्कल जो हमने क्लास बनाई थी, जो कि उस मेथड को डिफाइन रखेगा, मेथड को कॉल रखेगा अपने पास, जो कि इंटरफेस से हमने डिफाइन कर रखा है। सर्कल डबल आर, ये यहाँ पे भी ये आर नाम का जो वेरिएबल है हमारा, ये डबल डेटा टाइप। और यहाँ पर ये रेडियस हमने दे दिया कि जो हमारी रेडियस आएगी वो इस आर वेरिएबल में चली जाएगी। पब्लिक डबल एरिया, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एरिया में ये मेथड कॉल हो रहा है, और जो कि क्या रिटर्न कर रहा है 3.14 इंटू रेडियस। अब यहाँ पर हम जो भी रेडियस में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 3.14 इंटू रेडियस की जो वैल्यू आएगी उसको। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम को, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब ऑल कीवर्ड्स यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। अब हमसे पूछा गया है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो जो भी कीवर्ड्स आते हैं हमारे जावा में उनको एक्सप्लेन कर दो। तो ट्राई हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें हमारे पास होते हैं ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज। इसका मतलब क्या है कि ट्राई ट्राई कीवर्ड क्या करेगा, इनक्लोजेस कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। हम जैसे मान लीजिए हमें अब अपने कोड पे डाउट है कि ये कोड कहीं ना कुछ एरर दे सकता है इन फ्यूचर। तो हम उस कोड को क्या करेंगे, जावा के कोड को, जैसे मान लो ये हमारे पास जावा का एक कोड है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ट्राई ब्लॉक में हम इसे अंदर डाल देंगे कि भाई तुम एक काम करो, ट्राई में रहो, कि उसमें हमें है ना डाउट कि इसमें कभी ना कभी एरर्स आ सकते हैं बाद में। तो हमने उस पर्टिकुलर जावा कोड को ट्राई ब्लॉक में डाल दिया, जो कि हमारा ट्राई कीवर्ड जैसे ही बता रहा है कि इनक्लोजेस कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। उसके बाद आता है हमारा कैच। कैच आता है हमारा यहाँ पर। कैच क्या करेगा कि जो भी उसमें एक्सेप्शंस आएंगे हमारे ट्राई ब्लॉक में, जो हमने कोड लिखा है उसमें से जो भी एरर्स थ्रो एक्सेप्शंस थ्रो होंगी वो हमारी जाएंगी कैच ब्लॉक में। कैच ब्लॉक भी हमारा डिफाइन होता है इस तरह कि भाई अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत आती है तो फिर तुम इस कोड को रन कर लेना, कैच को। कैच यहाँ पर ये एक्सेप्शन जो भी यहाँ से थ्रो होंगी कैच उसको होल्ड करेगा। उसके बाद हमारा आता है फाइनली। फाइनली में क्या होता है, रन कोड आफ्टर ट्राई कैच रिगार्डलेस ऑफ एन एक्सेप्शन। फाइनली क्या करता है कि ट्राई कैच ब्लॉक के बाद जो कोड हमारा पास होता है, उसके बाद उसमें एक्सेप्शन हो या ना हो, फाइनली क्या करता है उस कोड को रन कर ही देता है। कि भले ही अगर चलो यहाँ पर एक्सेप्शन आया, अगर वो यहाँ पे भी सोल्व नहीं हुआ कैच में जाने के बाद भी, तो फाइनली क्या करता है कि तू एक काम कर भाई, तू अब रन ही हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली का हमारा ये काम होता है। उसके बाद आता है हमारा थ्रो। एक्सेप्ट एक्सप्लिसिटली थ्रोज एन एक्सेप्शन। हमारा थ्रो कीवर्ड क्या करता है कि जो भी हमारे पास एक्सेप्शन आई है उसको हमें एज एन आउटपुट प्रोवाइड कर देगा कि भाई इसमें ये एक्सेप्शन है या जो भी ये भी एरर है, वो करता है हमारा थ्रो कीवर्ड। उसके बाद आता है हमारा थ्रोज, डिक्लेयर्स एक्सेप्शन अ मेथड माइट थ्रो। थ्रोज क्या करता है कि ऐसे एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करता है कि किसी मेथड में जो कि आ सकते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो थ्रो और थ्रोज में, इनका कुछ मैं वर्कफ्लो कुछ इस तरह बताता हूँ।
जैसे हमने सबसे पहले कोड लिखा जावा का ट्राई में, कि ये हमारे पास कोड है और इस पे हमें डाउट है, ये कभी बाद में एक्सेप्शन दे सकता है, एरर दे सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पर एक्सेप्शन आती है, वो जाता है हमारा कैच के अंदर। कैच क्या करता है, जो भी हमारी एक्सेप्शंस आई है उनको होल्ड करता है, कैच करता है कि भाई हाँ अच्छा अच्छा ये आई है। फाइनली क्या करेगा कि जैसे अब वो हमें पता चल गई ये दिक्कत है, अब वो हमें सोल्व हो रही है नहीं हो रही है जो भी है, तो फाइनली क्या करेगा कि उसको कोड को कंपाइल कर ही देगा, रन कर देगा, कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो एक्सेप्शन दे रहा है। फिर उसके बाद थ्रो थ्रो क्या करेगा कि जो हमारी एक्सेप्शन आई है उसको आउटपुट दे देगा कि ये हमारी जो जो एक्सेप्शन थी कोड में वो ये चीज़ें आई हैं। अब थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस है, थ्रो क्या करेगा कंप्लीट एक्सेप्शंस बताएगा, और थ्रोज क्या करेगा, थ्रोज एक हमें एक एरर टाइप दे देता है, कि एक वार्निंग दे देता है कि जो मेथड आपने लिखा है ना इस जावा कोड में, इसमें कहीं ना कहीं एरर्स आनी है, तो वो काम करता है हमारा थ्रोज थ्रोज हमें पहले ही वार्न कर देता है कि ये जो मैं इस मेथड में ये प्रॉब्लम्स आनी ही है बाद में, तो आप चाहो तो अभी ठीक कर लो, वरना फिर बाद में इन्हें बैठ के देख लो। अब देखने हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब वेरियस स्टेट्स अचीव्ड बाय द थ्रेड इन इट्स लाइफ साइकिल। हमसे पूछा है कि थ्रेड में जो जो भी स्टेट्स अचीव होती हैं उसकी लाइफ साइकिल में, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा न्यू। थ्रेड इज क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड। न्यू क्या करता है, स्टेट ये डिफाइन करता है कि भाई जो थ्रेड है हमारे पास जावा में वो हमने क्रिएट तो कर दिया है बट वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अब आता है हमारा रनेबल। जो हमारा थ्रेड अब हमने क्रिएट किया था, क्या वो रेडी टू रन है, कि मतलब कि चलो हमने थ्रेड क्रिएट तो कर दिया जावा के अंदर, कि क्या वो अब मतलब उसको हम रन कर सकते हैं, कि उसमें कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी। अवेटिंग सीपीयू, मतलब कि वो जो है वो उसका वेट करता है। अब अगला आता है हमारा ब्लॉक्ड। थ्रेड वेट्स फॉर अ लॉक। ब्लॉक्ड में क्या होता है कि हमारा जैसे हमने थ्रेड यहाँ पर क्रिएशन हो गया, उसका रेडी टू रन हो गया। अब थ्रेड क्या करता है कि एक लॉक का इंतजार करता है, कि जो हमारा जो थ्रेड है वो किस पर्टिकुलर उसमें कोड ऑफ रेंज में वो लॉक्ड है या नहीं है, उसका इंतजार करता है ब्लॉक्ड एरिया में। फिर आता है हमारा वेटिंग। थ्रेड वेट्स फॉर अनदर थ्रेड्स एक्शन। अब ये वेटिंग स्टेट क्या डिफाइन करती है, कि जैसे कोई पर्टिकुलर थ्रेड हमारा रन होने वाला है, और एक कोई थ्रेड जावा का पहले से रन हो रहा है, ये रनिंग है हमारा, ऐसे दिखा देता हूँ कि ये वाला रनिंग है। तो ये क्या कर रहा है, अभी वेटिंग लिस्ट में है, कि पहले जब जो पिछला वाला थ्रेड है पहले वो रन होगा, उसके बाद ये रन होगा। फिर आता है हमारा टाइम वेटिंग। थ्रेड वेट्स फॉर अ सेट टाइम। इसमें क्या होता है कि हम थ्रेड को जावा के थ्रेड को एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइन कर देते हैं, कि तुम्हें इतन वेट करना है इतने इस टाइम तक, कि अगर उसके बावजूद नेक्स्ट जो तुमसे प्रीवियस जो थ्रेड है वो नहीं हो रहा, तो तुम रन करना स्टार्ट कर देना, रिगार्डलेस कि ये जानते हुए भी कि वो अभी रन हो रहा है। टर्मिनेटेड। थ्रेड हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। टर्मिनेटेड का मतलब जैसे अब इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो हमारा जो थ्रेड है एग्जीक्यूशन उसका जो भी वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेटेड हमारा ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू क्रिएट एरे लिस्ट विथ 5 आइटम्स एंड डिस्प्ले ऑल द आइटम्स यूजिंग फॉर ईच मेथड। इसमें हमसे पूछा है कि एक काम करो, एक एरे लिस्ट जनरेट बनाओ, और मतलब जावा प्रोग्राम दिखाओ जिसमें कि हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे और उसमें हम 5 आइटम्स ऐड करेंगे, और उस 5 आइटम्स को फिर हम फॉर ईच मेथड लगा के, जो हमारा फॉर ईच मेथड है जावा में, उससे हम सबको वन बाय वन डिस्प्ले कर देंगे हमारे आउटपुट सेक्शन में। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, कैसे हम बनाते हैं जावा प्रोग्राम को। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एरे लिस्ट होती है ना, वो एक यूटिलिटी क्लास होती है, कलेक्शन भी कहते हैं, कि उसको हम पहले इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट यूटिल से, कि जो भी यूटिलिटी क्लासेस हैं कलेक्शंस हैं उनमें से हमने इंपोर्ट कर दिया एरे लिस्ट को। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं जावा का, जैसे मेन प्रोग्राम हमारा यही बनता है, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो इस तरह हमारा जावा का प्रोग्राम इनिशिएट होता है, जो उसका बेसिक सिंटैक्स है वो यही है। अब इसके बाद क्या किया हमने, एरे लिस्ट जैसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन उसको अब हमें क्रिएट भी तो करना है, डिफाइन भी करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा ये एरे लिस्ट, जो हमने यहाँ पर कलेक्शन इंपोर्ट किया है, और लिस्ट, उस एरे लिस्ट का हमने वेरिएबल का नाम रख दिया लिस्ट पर्टिकुलर। ये क्या करेगा फिर, न्यू एरे लिस्ट, ये होता है इसका तरीका मेथड लिखने का, एरे लिस्ट को क्रिएट करने का। अब इस लाइन से क्या होगा हमारी कोड से, कि ये लिस्ट नाम की हमारे पास एक एरे लिस्ट जनरेट हो चुकी है। अब हमारे पास एरे लिस्ट के अंदर डेटा को डालने के लिए ये तरीका होता है, जैसे यहाँ पर अभी मैंने कोड में दिखा भी रखा है, लिस्ट डॉट ऐड। लिस्ट डॉट ऐड और ब्रैकेट में हम जो भी ये स्ट्रिंग में वैल्यू लिखेंगे वो हमारी एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगी, जाके अपेंड हो जाएगी। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर हमसे पूछा था, एक एक करके हमने अपेंड कर दिए, ऐड कर दिए। और फिर उसके बाद क्या किया, लिस्ट डॉट ये फॉर ईच मेथड लगा के सिस्टम डॉट आउट, और ये डबल ये कॉलम एंड प्रिंट लाइन। इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स ऐड हुए हैं ये सब वन बाय वन हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह प्रोग्राम हम लिखेंगे अपने एरे लिस्ट के लिए। तो ये था हमारा एरे लिस्ट की डेफिनेशन और उसका प्रोग्राम। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सील्ड क्लासेस इन जावा
विथ सुइटेबल एग्जाम्पल। अब सील्ड क्लासेस का क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको क्लासेस बताई कि वो क्या करती हैं, ब्लूप्रिंट रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। सील्ड क्लासेस का मतलब है कि जो पर्टिकुलर हमने क्लास बनाई है उसको सील्ड करा है, डिफाइन किया है, तो वो किसी पर्टिकुलर मेथड के लिए सिर्फ उसे जैसे हमने जिसके लिए भी हमने उसे रिस्ट्रिक्ट किया है कि जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, रिस्ट्रिक्ट विच क्लासेस कैन एक्सटेंड देम। इससे है ना ये डिफाइन हम कर सकते हैं कि कौन सी क्लासेस उसको डिफाइन एक्सटेंड कर सकती है। वो यूनिवर्सल नहीं होगी कि उसे कोई भी हम यूज कर सके, एक्सटेंड कर सके। हमारा एक्सटेंड का मतलब होता है फॉलो, फॉलोज, मतलब कि जो भी हमने बनाई है उसको फॉलो करे या यूज करे। तो उससे क्या होता है, वो हमारा जो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है वो क्लास की, उसको पर्टिकुलर वो कोई पर्टिकुलर क्लास ही उसको एक्सटेंड कर सकती है। ये हमारा आया था जावा 17 वर्जन में। अब हम जैसे यहाँ पर एग्जांपल में बताया पब्लिक सील्ड क्लास शेप परमिट्स सर्कल रेक्टेंगल। अब यहाँ पर हमने एक पब्लिक ये क्लास बनाई है सील्ड क्लास, इस तरह इसको डिफाइन करते हैं शेप नाम की, जो कि क्या करेगी, परमिट देगी सर्कल और रेक्टेंगल को। अब जैसे यहाँ पर अब हमने एक फाइनल क्लास, ये क्लास बनाई सर्कल, इसको हम इस तरह लिखेंगे फाइनल क्लास सर्कल, जो कि एक्सटेंड करेगी शेप को, एक्सटेंड जैसे मैंने आपको बताया फॉलो करेगी, फॉलोज शेप। एंड ये जो रेक्टेंगल हुई है ये भी क्या करेगी, शेप को एक्सटेंड करेगी। तो ये होती है हमारी सील क्लास, जो कि किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए डिफाइन हो जाती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ तक अब जैसे मैंने सेक्शन ए आपको बता दिया है, जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन से होगी उसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन पेपर में। अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ, जो कि जिसमें कि हमारे थे 7 मार्क्स के क्वेश्चन। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन जावा, डिस्क्राइब एब्स्ट्रैक्ट मेथड विद अ सुटेबल एग्जांपल, डेमोन्स्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब हमसे जितना भी एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, उसकी क्लासेस हो गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो गई, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ करके जो भी प्रोग्राम में क्या कहते हैं इंप्लीमेंटेशन होती है, वो सब बता दो, मतलब एब्स्ट्रैक्शन का सारी चीज़ जितनी भी हो सकती हैं। अब देखते हैं अपने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले हमारा यही कि भाई एब्स्ट्रैक्शन ही क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन हमारा वन ऑफ द, जैसे हम अभी ये जो हमारा सब्जेक्ट है ऊप्स विद जावा, एक सेकेंड, हाँ, जावा। तो हमारा जो ये एब्स्ट्रैक्शन है ये वन ऑफ द फीचर होता है ऊप्स का। ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है हमारे होते हैं, उनमें से एक होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ उसे डिस्प्ले करो, और उसके अंडर द हुड कैसे काम हो रहा है हमें वो नहीं जानना, और उसको डिस्प्ले ना करके जो बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी पर्टिकुलर चीज़ है इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ उसे डिस्प्ले करो और उसे ही हाईलाइट करो। तो जैसे आप पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्शन इन जावा इज ए फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये ऊप्स का ये कॉन्सेप्ट होता है, जो कि क्या करता है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे जैसे हमारे ऑब्जेक्ट की जो भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उसको कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम उसमें लॉजिक लगा रहे हैं, वो सब चीज़ों को हाइड करके जो उसका इसेंशियल फीचर है, जो उसका इसेंशियल फीचर मेन पार्ट है, और उसका जो बिहेवियर है उसको एक्सपोज करो, सिर्फ वो दिखाओ, कि हमें नहीं जानना कि भाई उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है डिटेल्स ऑब्जेक्ट की। हमें बस ये जानना है कि उसमें जो इसेंशियल फीचर्स हैं और जो बिहेवियर हैं यूज़र के, बस उन्हें एक्सपोज करो। इससे क्या होता है कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो हमारी सिंप्लीफाई हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारा जो फोकस रहता है वो सिर्फ ये रहता है कि ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है, ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट बन कैसे रहा है, कि कैसे कैसे वो कनेक्टेड है, कैसे क्रिएट हो रहा है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि जब हम कोई रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं, तो हम उसमें ये नहीं देखते कि वायरिंग कैसे हो रही है, कि बटन्स में हम उसे खोल के देख रहे हैं कि अच्छा इस बटन का यहाँ पे वायर है, वहाँ पे वायर है। हम बस क्या करते हैं, हमें पता है कि इससे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो स्विच ऑफ होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो टीवी स्विच ऑन होगा। तो कुछ इस तरह था हमारा एब्स्ट्रैक्शन। अब बढ़ते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरफ। Abstract classes in Java is a class that cannot be instantiated directly, meaning you cannot create objects from it using the new keyword। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्लासेस हैं, उसके अंदर जावा जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसके अंदर हमारी जो क्लास को डायरेक्टली कॉल नहीं कर, इनिशिएट नहीं कर सकती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। उसका ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाना चाहते हैं उसको हमें कॉल करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है अपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। कि भाई तुम्हें अगर कोई एब्स्ट्रैक्शन, जैसे हमें एब्स्ट्रैक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना है ना अपने जावा प्रोग्राम में, कि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखानी है, तो उसके लिए तुम सिर्फ क्लास को एज अ क्लास नहीं इंस्टेंशिएट कर सकते। उसके लिए तुम्हें पहले लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, सेकेंड, हाँ, उसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास से पहले। तो इस तरह हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन होगी, जो कि ये इंस्टेंशिएट करेगी कि यहाँ पर हमारा एब्स्ट्रैक्शन मेथड लगने वाला है। अब जैसे इसमें दिखाया है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मेथड्स डिक्लेयर्ड विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन
विच मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय सब क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो होते हैं ना हमारे, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उसमें मतलब कोई बॉडी नहीं होती, वो बस उसको एक डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है सब क्लासेस के थ्रू। अब जैसे वो एक हमने मेन क्लास बना दी, तो जो उसके अंदर जो सब क्लासेस बनेंगी वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगी एब्स्ट्रैक्शन मेथड को। जैसे अभी इसका मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा तो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कॉन्क्रीट मेथड्स, जिसमें क्या कह रहा है कि रेगुलर जो मेथड होते हैं हमारे कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के साथ, दैट सब क्लासेस कैन यूज डायरेक्टली और ओवरराइड इफ नीडेड। इसका मतलब है कि जो भी हमारी रेगुलर मेथड्स बनते हैं इस एब्स्ट्रैक्शन में, वो इम्प्लीमेंटेशन उनकी जो सब क्लासेस की रहती है वो डायरेक्टली हो जाती है कि ओवरराइड करने की, अगर ओवरराइड करा जाए उसको, कैन यूज डायरेक्टली और ओवरराइड इफ नीडेड, कि उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट हो। द पर्पज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज प्रोवाइडेड अ मेन कॉमन स्ट्रक्चर और इंटरफेस फॉर इट्स सब क्लासेस व्हाइल अलाउइंग देम टू डिफाइन देयर ओन स्पेसिफिक बिहेवियर्स फॉर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस होता है, वो ये रहता है कि हमारा जो भी जैसे क्लासेस डिफाइन की गई हैं, इंटरफेस डिफाइन किया गया है जावा प्रोग्राम में, उनको एक कॉमन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे। अब इसे भी जैसे हम अगर जो कि कॉमन स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाए सब क्लासेस के लिए कि तुम्हें कैसे किस तरह काम करना है, किस तरह स्ट्रक्चर वाइज तुम्हें एग्जीक्यूट होना है। अब इसको भी थोड़ा आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारा जो मेथड है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन इंस्टेंशिएट करनी है तो उसके लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अब हम उसी बारे में पढ़ने वाले हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कैसे डिक्लेयर होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड डिक्लेयर्ड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विदाउट अ बॉडी। इसमें क्या होता है कि हमें बताना चाह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसमें कि कोई बॉडी नहीं होती। बॉडी नहीं होती का कहने का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी एग्जीक्यूशन कोड नहीं लिखा जाता हमारा जावा का। मतलब कि उसके अंदर जैसे हम लोग लिख देते हैं ना कि कोई परफॉर्मेंस, कोई हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है या कोई भी कोई लॉजिक लिखा हुआ है, वो सब नहीं होता। वो सिर्फ वो डिफाइन होता है कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसको ही आगे जाके जो सब क्लासेस हैं वो यूज़ करेंगे। इट इज़ डिफाइंड यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एंड एंड्स विद द सेमीकोलन। ये बताना चाह रहा है कि इसमें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की यूज़ करते हैं और सेमीकोलन से उसको एंड कर देते हैं, कर्ली ब्रेसेस की जगह। अब जैसे मोस्ट ऑफ द जावा प्रोग्राम में क्या होता है कि इस तरह से कोड लिखा जाता है कर्ली ब्रेसेस में, और यहाँ पर मतलब हम लिख देते हैं वॉइड, जो हमारा जो भी मेथड बनेगा, जैसे वॉइड मेथड बन गया और उसके अंदर ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं, अंदर एग्जीक्यूशन कोड होता है हमारा और कर्ली ब्रेसेस से एंड हो जाता है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि कुछ ये इस तरह नहीं होता है, इसमें ये डायरेक्ट जो हम सेमीकोलन लगा के उसको एंड कर देते हैं मेथड को। सब सब क्लासेस दैट एक्सटेंड्स, एक सेकेंड, हाँ, सब क्लासेस दैट एक्सटेंड्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट प्रोवाइड एन इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इसका कहने का मतलब है कि जो भी हमारी क्लासेस बनेंगी, जो भी उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी, जैसे मैंने अभी आपको एक्सटेंड का बताया था कि उसको मतलब फॉलो करेंगी, उसको उसको हमारा जो क्लास बनी है उसको मस्ट प्रोवाइड एन इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, कि जो भी उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन होंगे उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराना ही है, जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी है, जो भी हमारी मतलब सब क्लासेस रहती हैं। दे मस्ट ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट देमसेल्व्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एक्ट एज प्लेस होल्डर्स इंश्योरिंग दैट सब क्लासेस डिफाइन द स्पेसिफिक बिहेवियर रिक्वायर्ड। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है ना, वो एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। प्लेस होल्डर की तरह कहने का मतलब है कि वो बस ये डिफाइन करता है कि भाई यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन लगनी है, और जो भी सब क्लासेस हैं उन लोग अपनी अपनी उस स्पेसिफिक बिहेवियर को रिक्वायर करने के लिए डिफाइन कर देती हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कैलकुलेट एरिया। अब यहाँ पर ये जो मेथड बना है ना, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसका मैं अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ आपके कोड का, उससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, जैसे अगर अब ये आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो। डिमॉन्स्ट्रेटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस विद एन एग्जांपल। अब बढ़ते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। द प्रोवाइडेड कोड इलस्ट्रेट्स। यहाँ पर बस हम ये क्या बता रहे हैं कि जो ये हमने जो ये प्रोग्राम एग्जांपल बताया है, यहाँ पर ये इलस्ट्रेट ये कर रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन लग रही है यूजिंग एन एनिमल एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एनिमल एब्स्ट्रैक्ट एक क्लास डिफाइन करी गई है और उसकी कुछ कॉन्क्रीट सब क्लासेस। अब जैसे पहले में हमने क्या किया है, स्टेप वन में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन कर दिया, जो कि है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। ये हमने डिफाइन कर दिया एनिमल, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। ये क्या कर रही है कि एक एब्स्ट्रैक्ट ये वर्ड मेक साउंड, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रन करेगी। अब देखते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, जो जैसे जो भी सब क्लासेस होंगी वो इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेंगी, फॉलो करेंगी, ताकि वो इसे फॉलो कर सकें कि उन्हें बस भाई यही काम करना है। अब थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, मैं दिखाता हूँ थोड़ा डिटेल में। अब जो हमारे पास अभी हमने देखा कि एक एनिमल नाम का हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई।
जो कि क्या कर रहा है, एक मेक साउंड नाम का मेथड जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसको कॉल कर रहा है, मतलब उसको होल्ड करता है। तो ये बताना चाह रहा है कि ये कॉमन इंटरफेस है। अब जैसे हमने उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, अब यही पर्टिकुलर कॉमन इंटरफेस हर सब क्लासेस यूज करेंगी। देखते हैं कैसे करेंगी। कॉन्क्रीट क्लास डॉग, अब जैसे यहाँ पर एक क्लास बनाई गई है डॉग नाम से, और यहाँ पर दिखा है एक्सटेंड्स एनिमल। ये क्लास डॉग क्या कर रहा है कि जो हमने एनिमल क्लास बनाई थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी, उसको फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक्सटेंड्स का मतलब फॉलो होता है हमारा इसके अंदर, जावा के अंदर, जो कि ये मतलब एक्सटेंड कर रहा है मतलब फॉलो। तो और इसमें जैसे हम लिखते हैं @override, ये हमारा मेथड है कि इसी तरीके से जो हमारी सब क्लासेस हैं वो एक्सटेंड करेंगी उनको, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को। अब इसके अंदर इसने क्या किया कि एक जो हमने वहाँ पर मेथड डिफाइन किया था, ये उसी मेथड को कॉल करेगा और हमारा आउटपुट देगा वूफ वूफ, कि जो ये डॉग है ये आउटपुट दे रहा है हमारा ये क्लास। इम्प्लीमेंट्स मेक साउंड विद स्पेसिफिक साउंड अ डॉग मेक्स। अब जैसे इसने क्या किया सब क्लास ने, जो हमारी ये सब क्लास बनी है डॉग, इसने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फॉलो किया। उसके बाद उसके अंदर जो मेथड डिफाइन हुआ था ना, उसी पर्टिकुलर मेथड को ये यूज करेगा कि हाँ भाई ये वाली क्लास जब उस मेथड को कॉल करेगी तो ये आउटपुट देगी। तो जो डॉग है वो वूफ वूफ आउटपुट देगा। इम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पे बताया कि जो मेक साउंड है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि हमारा डॉग है वो अलग साउंड करे, मतलब साउंड प्रोड्यूस करे, मेक करे। अब स्टेप 3 में हमने एक और क्लास बनाई है, जिससे मुझे एग्जांपल लिया गया ताकि और अच्छे से समझ आए। कि जैसे एक वो क्लास बनाई थी डॉग नाम से, और एक बना दी है क्लास हमारी कैट नाम से। जैसे यहाँ पर उसका ये तरीका है लिखने का, क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल, कि ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फॉलो करेगा। @override, ये जो इसका मेथड है, तरीका है, सिंटैक्स है लिखने का, ये इस तरह हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करेगा मेक साउंड को। और ये क्या आउटपुट देगा, मियाओ मियाओ, कि ये जो हमारी क्लास है कैट ये आउटपुट देगी, और जो हमारा डॉग था वो आउटपुट देगा। यहाँ पर हमने यही किया है, देखिए कि मेक साउंड को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। अब बढ़ते हैं अपने मेन स्टेप पर। मेन स्टेप में क्या हुआ, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया, क्लास डिफाइन कर दी, दो सब क्लासेस बना दी जो कि उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कर रही हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फॉलो करके। अब बढ़ाते हैं अपना मेन क्लास, तो ये जिससे जो हमने ये सब इम्प्लीमेंटेशन की है वो टेस्ट हो सके। अब जैसे यहाँ पे हमने जावा का मेन फंक्शन लिखा है, मैं कोड लिखा है पब्लिक क्लास ये सिंपल एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या करेगा कि हमारी सिंपल एब्स्ट्रैक्शन नाम से एक जावा फाइल बना देगा। जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमारा जावा का सिंटैक्स है वो इतना यहाँ तक सिर्फ वही है, और यहाँ पर फिर उसके बाद जो हमारी सब क्लासेस थी उनका ये यहाँ पर बन रहा है ऑब्जेक्ट डॉग। उसको मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास और ऑब्जेक्ट में, ये बना माई डॉग नाम से ऑब्जेक्ट क्लास से, उसके ब्लूप्रिंट से, ताकि हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकें। न्यू डॉग यहाँ पर ये बन गया है, और यहाँ पर ये कैट का ये ऑब्जेक्ट बन गया है माई कैट, न्यू कैट से। अब ये क्या करेगा कि हमारा ये आउटपुट देगा कि डॉग ने क्या कहा, डॉग, और हमारे कैट ने क्या कहा। कि डॉग सेज में फिर इसने क्या करा, जो हमने इंस्टेंस बनाया है माई डॉग नाम से ऑब्जेक्ट डॉट मेक साउंड, कि उसके अंदर जो भी उसके अंदर जो ये मेक साउंड नाम का हमने फंक्शन डिफाइन किया था उसको कॉल करेगा। और ये क्या करेगा कि माई कैट के अंदर जो मेक साउंड था उसको कॉल करेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट आएगा, मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह आएगा हमारे पास। कहाँ है? मैं यहाँ दिखाता हूँ। जो हमारा यहाँ पर अब इसको कॉल करने के बाद हमारे पास आउटपुट आता है, वो आएगा डॉग सेज, यही था ना, वूफ वूफ, जरा, हाँ एक तो ये हो जाएगा, लाइन बाय लाइन रहेगा, मैं जरा इसलिए मिटाऊंगी, थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पर। ये हो गया, और एक उसके बाद हमारा रहेगा कैट सेज, इसका रहेगा हमारा आउटपुट म्याऊ 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 म्याऊ, ये रहेगा। तो ये था हमारे कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और हमारा एब्स्ट्रैक्शन। अब जैसे मैंने आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन में बताया था ना कि हमारे पास बाइट कोड क्या होता है। अब जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल से दिखाता हूँ कि हमने इसमें इस क्वेश्चन में, जैसे आप देखिए कि हमने ये क्लासेस बनाई ना उस प्रोग्राम के अंदर, ये क्लास डॉग नाम से हमारी, एक सेकेंड, ये क्लास डॉग नाम से क्लास बनाई, और एक कैट नाम से क्लास बनाई। तो जब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें यहाँ पर मान लीजिए जावा की फाइल लिखी हुई है, तो जब हम इसको जावा सी डॉट जावा फाइल नेम से कॉल करेंगे ना, रन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी, एक तो ये जावा की फाइल थी जो जिसमें कि हमने जावा कोड लिखा, उसके साथ साथ जो ये क्लासेस हमने जितनी भी डिफाइन करी हैं इस प्रोग्राम में, वो एज अ फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं उसके बाहर, डॉट क्लास नाम से।
और ये होता है हमारा बाइट कोड। जैसे मैंने आपको बताया था ना उसमें सेक्शन ए में कि बाइट कोड क्या होता है। जेवीएम तो बताया था कि जावा वर्चुअल मशीन, जिसपे कि जावा का कोड हमारा रन करता है। और बाइट कोड होता है जो कि जावा खुद क्रिएट करता है उन क्लासेस को, ताकि वो अच्छे से उन्हें रन कर सके, कंपाइल कर सके, जो भी हमारा जावा प्रोग्राम बनता है उसको अच्छे से कंपाइल कर सके और रन कर सके। ये होता है हमारा बाइट कोड। आई होप आपको ये बहुत अच्छा, ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले जरा एक समरी, एक गो थ्रू कर लेते हैं कि अब तक जो हमने करा, ताकि वो अच्छे से और रिवाइज हो जाए। द मेन मेथड क्रिएट्स इंस्टेंसेस ऑफ डॉग एंड कैट विच आर वैलिड सिंस दे इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब जो हमने मेन मेथड क्रिएट करे हैं इसके डॉग और कैट के इंस्टेंस के, वो वैलिड हैं, जो क्या को क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं। कॉलिंग मेक साउंड डिमॉन्स्ट्रेट हाउ ईच सब क्लास प्रोवाइड इट्स ऑन बिहेवियर शोकेसिंग एब्स्ट्रैक्शन। इसका कहने का ये मतलब है कि जो हमने डॉग और क्लास, हमने क्लास नहीं, डॉग और कैट जो क्लास बनाई थी, सेकेंड, हाँ, जो हमने डॉग और कैट हमने क्लासेस बनाई थी, वो प्रॉपरली हमारे जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, उनको कॉल कर रही हैं। इससे क्या होता है कि वो ये दिखाती हैं कि जो उनकी जो वो जो ये सब क्लासेस हैं, वो अपने बिहेवियर खुद प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि शोकेस कर रही हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। इस जैसे हमने पढ़ा था ना एब्स्ट्रैक्शन में कि हमारे जो इनिशियल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हें दिखाए। एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स अचीव्ड हेयर बाय डिफाइनिंग मेक्स साउंड इन एनिमल एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो एब्स्ट्रैक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर रहा है कि भाई कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो मुझे नहीं पता। मैंने बस ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है मेक साउंड नाम से, तुम इसे कॉल करो और अपना कोड उसी के अंदर लिख के उसको रन कर दो। उससे ये होगा कि जो हमारी जो इनिशियल डिटेल्स हैं सिर्फ वो आउटपुट जाएंगी इन द एनिमल एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लाइक एनिमल प्रोवाइड अ टेम्पलेट दैट सब क्लासेस मस्ट एक्सटेंड एंड इम्प्लीमेंट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है कि एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है कि तुम ये एक टेम्पलेट भाई ले लो कि इसके अंदर तुम्हें एक मेथड कॉल करना है, तो उसने ये बता दिया है। अब उस मेथड के अंदर जो भी सब क्लासेस हैं वो अपने 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 हिसाब से खुद प्रोग्राम कोड लिख सकती हैं कि भाई हम ये बिहेवियर दिखाएंगे, हम ये बिहेवियर करेंगे, इस तरह। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लाइक मेक साउंड इंश्योर सब क्लासेस डिफाइन स्पेसिफिक बिहेवियर्स। जो हमारी जैसे हमने अभी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था मेक साउंड का, वो ये इंश्योर करती हैं कि जो सब क्लासेस हैं वो खुद के स्पेसिफिक बिहेवियर को डिफाइन करें। जैसे मैंने भी अभी आपको जस्ट अभी बताया था कि वो खुद के बिहेवियर्स को डिफाइन करें, बस उन्हें क्या करना है कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करना है। द एग्जाम्पल शोज हाउ डॉग एंड कैट इनहेरिट फ्रॉम एनिमल एंड कस्टमाइज द साउंड मेकिंग द कोड मॉड्यूलर एंड एक्सटेंसिबल। इसका कहने का मतलब है कि जो भी जो हमने एग्जाम्पल दिखाया है डॉग और कैट का, वो इनहेरिट कर रही हैं एनिमल, हमारी जो एनिमल जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसको, और कस्टमाइज कर रहे हैं कि उनकी जो साउंड है वो किस तरह बिहेव करेंगे, किस तरह वो साउंड करेंगे। कोड मॉड्यूलर एंड एक्सटेंसिबल। ओके, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द वेज क्रिएट द थ्रेड्स इन जावा विथ सुटेबल कोड, ऑल्सो एक्सप्लेन विच मेथड इज मोर सुटेबल। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमें कुछ ये तरीके बताओ कि जावा में थ्रेड्स कैसे बनाते हैं प्रोग्राम के थ्रू, उसका प्रोग्राम दिखाकर। तो अब जैसे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जावा में दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं जिससे कि हम थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास मेथड वन होता है एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। इससे क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी जावा में थ्रेड क्लास होती है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हमने किसी थ्रेड क्लास का यूज़ करके उसी को जैसे हम फॉलो कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था फॉलो और एक्सटेंड। और उससे हमारा ये एक तरीका है, मेथड है, पहला मेथड जावा में थ्रेड्स क्रिएट करने का। एंड ओवरराइडिंग इट्स रन मेथड विच कंटेन्स द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द थ्रेड। और क्या करेगा कि उसमें जो रन मेथड होता है हमारी थ्रेड क्लास में, उसको ये ओवरराइड करेगा, जो कि कंटेन करता है कोड को जिसको कि एग्जीक्यूट करना है उस थ्रेड के थ्रू। यू कैन क्रिएट ए थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एंड ओवरराइड इट्स रन मेथड विच कंटेन्स द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द थ्रेड। अब जो हमारा मेथड वन है उस मेथड में देखते हैं कि हम कैसे थ्रेड को क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये क्लास बनाई गई है माई थ्रेड नाम के, जो कि एक्सटेंड कर रही है थ्रेड को। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि पहला मेथड है जिसमें कि हम थ्रेड को एक्सटेंड करके हम बना सकते हैं। तो इसने क्या करा, पहले से ये इस थ्रेड को मेथड को कॉल किया और उसको एक्सटेंड कर दिया। और यही हमारा एट द रेट ओवरराइड, इसका ये स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स है कि इस तरह से काम करता है। और यहाँ पर फिर हमने एक रन मेथड ये बना रहे हैं, जो कि क्या करेगा, उसके अंदर एक हमने लूप क्रिएट करा फॉर इंट जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है आई की, जो कि चलेगा 5 तक, लेस देन इक्वल्स टू, और प्लस प्लस होगा कि 1 से बढ़ती जाएगी, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। ये क्या कर रही है कि थ्रेड डॉट करंट थ्रेड गेट नेम, इस मेथड को कॉल करके जो भी हमारा नेम आएगा
और ये जो हमारा गेट नेम ये मेथड आ रहा है, ये आएगा हमारे पास, शायद नीचे लिखा है कोड में। ये हमारा जो भी थ्रेड के अंदर जो हमारा नेम है उसको गेट करेगा और यहाँ पर आई की वैल्यू आती जाएगी। अब जैसे इसके बाद फिर ये ट्राई ब्लॉक में हमने ये कोड लिखा है थ्रेड डॉट स्लीप। इससे क्या होगा कि जो हमारा ये थ्रेड चल रहा है ना, ये थ्रेड जो है ये इन्फिनाइटली चलता रहेगा अगर हम इसमें ज़्यादा टाइम लगा दें, अगर टाइम ना लगाएं। तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारा थ्रेड है उसको स्लीप कर देगा 500 मिली सेकंड के बाद, कि भाई इतने मिली सेकंड के बाद थ्रेड तुम स्टॉप हो जाना, ज़्यादा चलने की जरूरत नहीं है। फिर हमने एक कैच ब्लॉक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ट्राई कैच ब्लॉक, कि ट्राई में वो लिखा जाता है जो कि हमें एग्जीक्यूट कराना है, और कैच में आता है हमारा जो भी उससे एक्सेप्शंस आ सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ई, ये क्या करेगा, उससे जो भी एक्सेप्शंस आएंगे उसको प्रिंट आउट कर देगा, ताकि हम डीबग कर सकें, पता कर सकें कि उसमें क्या इशू आया है। फिर हमने यहाँ पर एक मेन क्लास बनाई, अपनी जावा का जो सिंटैक्स होता है वो प्रोग्राम बनाया। यहाँ पर फिर एक थ्रेड क्रिएट करा माई थ्रेड करके, थ्रेड वन नाम से, और माई थ्रेड यहाँ पर एक नया थ्रेड हमने जनरेट कर दिया है। अब ये क्या हम क्या कर रहे हैं कि थ्रेड वन डॉट सेट नेम, थ्रेड वन में जो हम नेम वेरिएबल है उसमें वैल्यू डाल रहे हैं थ्रेड वन डॉट सेट नेम मेथड से। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, थ्रेड वन को स्टार्ट कर दिया हमने, यहाँ पर जो थ्रेड है हमारा ये थ्रेड वन वो स्टार्ट हो गया। फिर एक थ्रेड बनाया थ्रेड टू नाम से, और उसके अंदर हमने सेट कर दिया नेम की वैल्यू को थ्रेड टू, फिर इसको भी स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे ये थ्रेड हैं थ्रेड वन और थ्रेड टू, ये हमारे स्टार्ट हो गए हैं रन होने, और ये 500 मिली सेकेंड तक चलेंगे। और वन बाय वन जैसे फोर लूप चला था, यहाँ पर आई की वैल्यू वन वैल्यू आती जाएगी। इसमें आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि क्या होगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट हमारा कुछ इस तरह आएगा। थ्रेड वन जो हमारा पहला थ्रेड चल रहा था ये आई की वैल्यू हो गई, थ्रेड टू जो हमारा थ्रेड टू चला था नया, उसकी भी यहाँ पे आई की वैल्यू। ऐसे ही जो ये है थ्रेड वन थ्रेड टू, ये ऐसे ही चलते जाएंगे, ये वन वन की पहले दोनों थ्रेड के लिए वन, थ्रेड वन के लिए ये वन वैल्यू, फिर उसके थ्रेड वन के लिए हमारी वहाँ वैल्यू हो जाएगी टू, थ्रेड टू के लिए हमारी वैल्यू टू, और फिर थ्रेड वन के लिए हमारी थ्री, थ्रेड टू के लिए हमारी फोर। कुछ इस तरह ये लूप में हमारा रन करेगा प्रोग्राम। अब देखते हैं अपने सिंपल, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को, कि हमने क्या क्या चीज़ अभी इस टॉपिक में कवर करी है। जो हमारा रन मेथड था वो क्या कर रहा था, हमारे थ्रेड के बिहेवियर को डिफाइन कर रहा था। जो हमारा स्टार्ट मेथड है वो उसको इनिशिएट कर रहा है थ्रेड को, और जो हेयर टू थ्रेड्स रन कॉन्करेंटली प्रिंटिंग नंबर्स विद अ स्मॉल डिले। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे दो थ्रेड चल रहे हैं जो कि नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं थोड़े थोड़े डिले के साथ। अब अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड, कि इसमें किस तरह से हम थ्रेड बना सकते हैं। मेथड टू में हमें बताया गया कि जो हम थ्रेड बना रहे हो ना तुम, इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस, उसमें क्या करो कि रनेबल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करो। यू कैन इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस बाय डिफाइनिंग द रन मेथड। इससे इसमें क्या ये बताना चाह रहा है कि तुम अगर रन मेथड को डिफाइन करोगे, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रन मेथड को डिफाइन करके, जो भी मतलब हमारा रनेबल इंटरफेस है जिसमें बताया गया है ना हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं रन मेथड से, और पास कर सकते हैं कि इंस्टेंस क्लास के थ्रेड ऑब्जेक्ट के पास। ये ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ, हाँ, थ्रेड ऑब्जेक्ट के साथ। अब इसका प्रोग्राम एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह हमारा मेथड टू बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। हमारा जो थ्रेड टू के ये थ्रेड का मेथड टू है, इसमें हमारे पास माई रनेबल नाम के हमने क्लास बनाई है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है रनेबल को। जैसा अभी हमने बताया ना कि रनेबल को इम्प्लीमेंट करने से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रन को डिफाइन करने से, रन मेथड को डिफाइन करने से। इसमें हमने ओवरराइड लिखा एट द रेट ओवरराइड, और यहाँ पर ये कर दिया हमने डिफाइन रन मेथड को, जो कि क्या कर रहा है कि इन पर वही लूप चल रहा है। यहाँ पर भी आई की वैल्यू हमारी वन है जो कि फाइव तक जाएगी और इंक्रीमेंट होती रहेगी, और ये प्रिंट कर देगा थ्रेड डॉट करंट डॉट थ्रेड 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 डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। इससे क्या होगा, जो भी हमारा करंट थ्रेड रन कर रहा है उसकी जो हमारी जो नेम है उसको ये गेट कर लेगा, कि जो भी हमारा, जैसे हम यहाँ से जो भी ये पास करेंगे ना उसको ये गेट करके प्रिंट कर देगा। फिर हमने ट्राई ट्राई ब्लॉक में डाल दिया अपना कि भाई 500 सेकंड मिली सेकंड के बाद इसको थ्रेड को स्टॉप कर देना, और यहाँ पर कैच में हमने कर दिया एक्सेप्शन को प्रिंट आउट, कि जो भी अगर इसमें एक्सेप्शन या एरर आए उसको प्रिंट कर दो। फिर यहाँ पर हमने मेन जावा का प्रोग्राम बनाया अपना, इसके अंदर हमने माई रनेबल को डिफाइन किया है रनेबल वन के नाम से, इस तरह कुछ करते हैं। और थ्रेड वन को फिर एक थ्रेड वन डिफाइन किया गया है थ्रेड इससे कलेक्शन से। और यहाँ पर उसके बाद हमने क्या किया कि थ्रेड वन में जो उसका नेम है डॉट सेट नेम मेथड से उसको डिफाइन कर दिया, सेट कर दिया कि थ्रेड वन में जो हमारा उसका जो नेम रहेगा वो थ्रेड वन जाएगा। फिर हमने उसको थ्रेड वन को स्टार्ट कर दिया गया है, और माई रनेबल फिर एक और रनेबल बनाया गया हमारा जो सेकंड थ्रेड है उसके लिए। थ्रेड यहाँ पर एक और ये थ्रेड हमने डिफाइन किया, और सेट नेम से क्या किया कि उसको जो हमने यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना थ्रेड वन को हमने नेम में सेट कर दिया थ्रेड वन अपने थ्रेड में, ऐसे यहाँ पर थ्रेड टू में भी कर दिया है, फिर यहाँ पे भी इसको भी स्टार्ट कर दिया।
अब इसका भी आउटपुट कुछ इस तरह ही आएगा जैसा हमारा पिछले का था। थ्रेड 1 और उसके साथ ये 1 2, उसके साथ ये हमारा 2, फिर उसके बाद ये थ्रेड मैं टी कर देता हूँ, टी थोड़ा सही रहेगा। T2 T1, हाँ। T21 के साथ हमारी 2 प्रिंट होगा जैसा हमारा प्रोग्राम था, और T2 में हमारा जाएगा 2। तो इस तरह होते हैं हमारे दो मेथड की थ्रेड को कैसे हम डिफाइन करते हैं जावा में। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देते हैं कि द रनेबल इंटरफेस हैज़ अ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड रन। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो रनेबल हमारा इंटरफेस है ना, उसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है रन नाम से। ए थ्रेड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद अ रनेबल इंस्टेंस एंड स्टार्ट बिगिंस द थ्रेड एग्जीक्यूशन। इसमें कहना चाह रहा है कि जो हमारा थ्रेड ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो सकता है रनेबल इंस्टेंस के थ्रू, और स्टार्ट हो सकता है हमारे स्टार्ट मेथड से। इससे क्या होता है, इस अप्रोच से हमारी जो सेम रनेबल इंस्टेंस है ना, उसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू। ये नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर थ्रेड तक ही लिमिटेड है, उसको हम मल्टीपल थ्रेड से यूज कर सकते हैं। अब हमारा फिर यही बात आती है कि भाई हमने दो मेथड पढ़ तो लिए हैं, लेकिन उन दो मेथड्स में सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा है। तो पहला हमारा, हम ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा हमने दूसरा मेथड पढ़ा था ना, द रनेबल इंटरफेस, वो है हमारा ज़्यादा सूटेबल एज एक्सपेक्टेड टू द फर्स्ट मेथड। अब इसमें कैसे हमारा मोर सूटेबल है, जैसे हमारी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जो हम रनेबल क्लास को, जो इम्प्लीमेंटिंग रनेबल है ना, हम रनेबल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे क्या होता है कि क्लास को एक्सटेंड करने के लिए, अनदर क्लास, दूसरी क्लास को एक्सटेंड करने के लिए आसानी हो जाती है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस। जावा में क्लासेस की मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी थ्रेड लिमिटेशंस आ जाती हैं, हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते कि मल्टीपल, कोई हमने पर्टिकुलर थ्रेड बनाया, उसको हम मल्टीपल क्लासेस में उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी जावा के अंदर। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि रनेबल के थ्रू जो टास्क होता है हमारा रन मेथड में जो लॉजिक लिखा जाता है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं अदर थ्रेडिंग मैकेनिज्म से, मेकिंग द कोड मोर मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल। उससे क्या होगा, हमारा जो कोड है वो मोर रीयूजेबल होगा और मॉड्यूलर होगा। रिसोर्स एफिशिएंसी, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम सिंगल एक रनेबल इंस्टेंस को रन करेंगे ना, जो हमारा जो सिंगल रनेबल इंस्टेंस होता है, वो शेयर हो सकता है हमारा मल्टीपल थ्रेड्स में, जैसा हमने पढ़ा भी था इसमें ही अभी रनेबल इंस्टेंस में, कि उसको हम मल्टीपल थ्रेड्स में शेयर कर सकते हैं। रिड्यूसिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड ओवरहेड कंपेयर टू क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड। इससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट बार बार हम क्रिएट करते हैं ना, वो हमारा कम हो जाएगा, उसको तो वो चीज़ें जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आसान हो जाएगा। थ्रेड क्लास, सब क्लास इंस्टेंस फॉर ईच थ्रेड। इसमें जो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस बताई गई है वो रनेबल से ही बताई गई है, कि उससे मॉड्यूलर है हमारा, जो भी हमारा जो हमारा कोड है, जो भी हमारा मेथड है, तरीका है, वो मॉड्यूलर है, रियूजेबल है, और इसमें हम मल्टीपल क्लासेस में हम यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड्स में यूज़ कर सकते हैं इस हमारे मेथड को। तो ये था हमारा थ्रेड्स को क्रिएट करने के मेथड्स जावा के अंदर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फंक्शनल इंटरफेसेस इन जावा, डिस्क्राइब लैम्डा एक्सप्रेशंस विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल इंटरफेसेस। अब हमारे पास जावा में फंक्शनल इंटरफेसेस क्या आते हैं। एक फंक्शनल इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को होल्ड करता है, कि जो भी हमारा भाई फंक्शनल इंटरफेस होगा ना, उसके अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्शन मेथड होना चाहिए। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जावा 8 के अंदर, कि जिससे जो है हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर सके, कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमारा आता है मतलब कि लैम्डास, मेथड रेफरेंसेस, इन सबको कैन बी एनोटेटेड विद फंक्शनल इंटरफेस, ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। इसका मतलब क्या है कि जैसे ऑप्शनल इसे क्यों कहा गया है, इसका मतलब है कि जैसे हम इसको इनिशिएट करते हैं ना, इंस्टेंशिएट करते हैं फंक्शनल इंटरफेस को जावा के अंदर, तो उसके लिए हमें ये मेथड लिखना पड़ता है शुरुआत में, @फंक्शनल इंटरफेस। इससे क्या होता है कि जो हमारा जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, उसको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छा आइडिया होता है कि हाँ भाई ये वाला जो कोड है ये फंक्शनल इंटरफेस है। ऑप्शनल इसलिए क्या गया कि ज़रूरी नहीं है वो, मतलब वो खुद भी समझ जाता है, बट फिर भी इसको इस तरह से लिखना एक गुड प्रैक्टिस होती है। मे इंक्लूड डिफ़ॉल्ट, स्टैटिक और इनहेरिटेड मेथड्स। इसमें जो हमारे मेथड्स हैं वो डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, स्टैटिक हो सकते हैं, और इनहेरिटेड हो सकते हैं, बट ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज़ अलाउड। भले ही इसमें डिफ़ॉल्ट, स्टैटिक, इनहेरिटेड मेथड्स हों, लेकिन एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें अलाउ रहता है। द सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइंस द कोर पर्पस ऑफ द इंटरफेस। इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड से ही सारा जो हमारा कोर पर्पस है इसका, इंटरफेस का, वो डिफाइन हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। द एग्जाम्पल डिफाइंस कस्टम इंटरफेसेस, कैलकुलेटर एंड मैसेज प्रिंटर, एंड यूजेस बिल्ट इन इंटरफेसेस लाइक प्रेडिकेट फंक्शन एंड कंज्यूमर। यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि अब अपना जो हम ये एग्जाम्पल बताने वाले हैं इंटरफेस को, फंक्शनल इंटरफेस को, उसमें हम अलग अलग इंटरफेसेस को यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास कैलकुलेटर हो गया, मैसेज प्रिंटर हो गया,
और बिल्ट इन इंटरफेसेस को भी यूज़ करेंगे, प्रेडिकेट फंक्शन इन कंज्यूमर। तो थोड़ा इसको और ठीक से देखते हैं। कस्टम फंक्शन इंटरफेसेस। कस्टम फंक्शन इंटरफेसेस का मतलब है कि जो भी हम फंक्शनल इंटरफेसेस हमारे कुछ तो हमारे बिल्ट इन रहते हैं कि पहले से मिलते हैं, लेकिन हम कुछ कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर हम इस एग्जांपल में करने वाले हैं। ये क्या करेगा कि इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ होगा, ऑपरेशन। जैसे कि मान लीजिए कि एक इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये ऑपरेशन है, और ये दो वेरिएबल्स लेगा और कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेगा, जिसमें कि डिफ़ॉल्ट मेथड स्क्वायर होगा हमारा इंट एक्स। मैसेज प्रिंटर क्या करेगा कि यहाँ से जो भी कैलकुलेशन हुई है, ये उस मैसेज को प्रिंट करेगा, हैज़ वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रिंट टू डिस्प्ले मैसेजेस। अब इसमें इसमें हमसे ये भी पूछा था कि लैम्डा एक्सप्रेशंस की टर्म्स में बताओ, जो भी इसका तुम्हें इस प्रोग्राम कोड का एग्जांपल बताओगे, वो लैम्डा एक्सप्रेशंस की टर्म्स में बताओ, टर्म में, विथ फंक्शनल इंटरफेसेस। लैम्डा फंक्शंस को देखते हैं अब, एक्सप्रेशंस को। चलो मैंने ज़्यादा ऊपर कर दिया। हाँ, जो हमारे लैम्डा एक्सप्रेशंस होते हैं जावा में, वो कंसाइज इम्प्लीमेंटेशन होते हैं फंक्शनल इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के। ये क्या करते हैं कि सिंटैक्स यूज़ करते हैं पैरामीटर्स, और उनको एक्सप्रेशन को पैरामीटर्स को दे यूज़ द सिंटैक्स। अच्छा, इनमें ये सिंटैक्स यूज़ होता है लैम्डा एक्सप्रेशंस में। लैम्डा जो भी इसका हम अपने जैसे हम सिंटैक्स लिखते हैं ना, कोई भी हमारा जो मेन प्रोग्राम है, मैंने आपको दिखाया था जावा में कि मेन क्लास लिखते हैं, फिर उसमें स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। तो ये इसका कुछ सिंटैक्स है इस तरीके का। पैरामीटर्स पास होते हैं, एक्सप्रेशन, उसके बाद पास होती हैं स्टेटमेंट्स। द एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट लैम्डास बोथ द विद बोथ कस्टम एंड बिल्ट इन इंटरफेसेस। जो एग्जाम्पल अब हम देखने वाले हैं कोड का, प्रोग्राम का, उसमें बिल्ट इन भी है हमारे पास, और बिल्ट इन के साथ साथ हमारे जो हम कस्टम बनाने वाले हैं लैम्डा उनको इंटरफेसेस को, वो भी होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे फंक्शनल इंटरफेस को डिफाइन किया गया है, पैकेज को, और उसके बाद ये इस तरह से इसको यहाँ पर हमने कॉल किया है फंक्शनल इंटरफेस। और पहला हमने इंटरफेस कस्टम इंटरफेस क्रिएट कर दिया कैलकुलेटर नाम से। ये क्या करेगा, एक ऑपरेशन वेरिएबल ये मेथड होल्ड करेगा, जिसमें ये दो हमारे पास पैरामीटर ले रहा है, इंट ए एंड इंट बी। ये ए वेरिएबल और बी वेरिएबल दोनों के डेटा टाइप है इंटीजर। ये क्या कर रहा है कि डिफॉल्ट इंट स्क्वायर, इसमें जो हमारे ये स्क्वायर मेथड लगा रहा है, जिसमें इंट एक्स वेरिएबल हमारा जाएगा और ये रिटर्न करेगा एक्स स्क्वायर को, एक्स इंटू एक्स। अब एक फंक्शनल इंटरफेस यहाँ पे बनाया गया है मैसेज प्रिंटर कस्टम। ये तो हो गया चलो हमारा कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेट करेगा कैलकुलेटर। और ये हो गया हमारा मैसेज प्रिंटर, ये हमारा मैसेज को प्रिंट करेगा, वॉइड प्रिंट मैसेज। अब बढ़ते हैं अपने मेन प्रोग्राम की तरफ, जो इन चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से दिखाएगा। जैसे यहाँ पर ये फंक्शनल इंटरफेस डेमो, हमने एक मेन प्रोग्राम बनाया जावा का, और ये हमारे पास है लैम्डा एक बनाया गया हमने कैलकुलेटर के साथ, कैलकुलेटर ऐड। ये हमारा ये लैम्डा बना है कैलकुलेटर से, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेटर बनाया था ना फंक्शनल इंटरफेस। ये क्या कर रहा है कि ए और बी को वेरिएबल ले रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट, और फंक्शन में हमें ये परफॉर्म कर रहा है ए प्लस बी, कि हम इसमें कॉल करते टाइम जो भी यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमें समीशन का यहाँ पर देगा। जैसे मैं इसको मैं 2,6 दूंगा, तो ये हमें आउटपुट करेगा 8। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर ये दिए गए दो वेरिएबल दिए हैं, और उनमें परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करिए। फिर यहाँ पर बारी आती है हमारी मैसेज प्रिंटर की, जो हमने मतलब हमने जैसे दो करे थे ना, एक कैलकुलेटर हो गया और एक हो गया हमारा कि मैसेज प्रिंटर। यहाँ पर अब जैसे हमने यहाँ पर कॉल किया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन 5+3 को, तो यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा है कि जो हमने ऐड ये बनाया था ना कैलकुलेटर, ये कस्टम इंटरफेस, ये ऑपरेशन को कॉल करेगा, ऐड डॉट ऑपरेशन, कि जो भी हमने यहाँ पर ऑपरेशन डिफाइन करी थी इस कैलकुलेटर इंटरफेस में, ये इसको कॉल करेगा। और ये ऑपरेशन क्या कर रहा था, दो वेरिएबल को ले रहा था और उनका स्क्वायर प्रोवाइड कर रहा है, वो तो खैर नहीं है। अब जैसे यहाँ पर 5 और 3 दी गई हैं, उसमें हमने करा है ऐड डॉट ऑपरेशन। अब ये यहाँ से प्रिंट आउट करेगा 5+3 को, कि जैसे हमने ये पहले स्ट्रिंग में बता दिया कि 5+3 कितना होता है, और यहाँ पर ये 5 और 3 का एडिशन करके दिखा देगा। उसके बाद ये यहाँ पे भी ये क्या है, 5 × 3 क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई डॉट ऑपरेशन करके यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दिखा देगा। जैसे इसका आउटपुट आएगा हमारा 8, इसका आएगा हमारा 15। हाँ 5। हाँ, अब यहाँ पर दिखाया गया है लैम्डा एज मैथड आर्ग्यूमेंट, कि लैम्डा को मैथड आर्ग्यूमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। प्रिंट रिजल्ट 10,2 x, y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा रिटर्न करेगा x माइनस वाई सब्ट्रैक्शन। ये दिखा रहा है कि हमने लैम्डा को एज ए मेथड किस तरह कॉल किया है, कि यहाँ पर ही हमने दो आर्ग्यूमेंट दे दिए हैं एक्स और वाई की, तो यहाँ पर ये सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी यही किया हमने, इस पर क्या किया, डिवीजन। अब देखते हैं लैम्डा को मैसेज प्रिंटर के साथ। मैसेज प्रिंटर में जो हमारा ये मैसेज प्रिंटर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है,
जो कि क्या करेगा कि मैसेज आर्ग्यूमेंट लेगा और आउटपुट देगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन प्रिंटर और मैसेज के साथ। अब जैसे हमने प्रिंटर में ये प्रिंट मेथड ये को बनाया, अपने प्रिंटर को प्रिंट किया कि क्या स्ट्रिंग दे दी, हेलो फ्रॉम ए लैम्डा। अब ये जो हेलो फ्रॉम ए लैम्डा आएगा ये इसमें जाएगा हमारे मैसेज में, और यहाँ से आउटपुट आएगा हमारा हेलो फ्रॉम ए लैम्डा, प्रिंटर हेलो फ्रॉम ए लैम्डा। उसके बाद हमारा बताया गया है कि बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेसेस कौन से होते हैं। अब तक तो जो हमने देखे थे वो थे कस्टम। अब बिल्ट इन देखते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन डॉट प्रेडिकेट। ये हमारा होता है बिल्ट इन मेथड इंटरफेस उसमें, जो कि क्या करेगा, हमें ये प्रेडिकेट ये बताएगा कि ये इवन है या नहीं है। यहाँ पर ये दो आर्ग्यूमेंट ले लिए और इस ऑपरेशन को रन करके दिखा देगा कि भाई जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 डालूंगा तो 4 मॉड्यूलर 2 क्या देगा, वैल्यू हमें 0, तो ये मतलब इवन है। फिर एक हमारा आता है स्ट्रिंग और इंटीजर, ये फंक्शन बनेगा जो कि दो टाइप के डेटा वेरिएबल्स ले रहा है, स्ट्रिंग और इंटीजर के, जो कि आउटपुट हमें देगा एस को आर्ग्यूमेंट लेके एस डॉट लेंथ, लेंथ मेथड से जो हमारी जो एस है उसकी लेंथ प्रोवाइड कर देगा हमें। फिर एक है हमारे पास कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या कर रहा है कि कंज्यूमर ये प्रोवाइड करेगा कि जो भी हमारे पास कंज्यूमर बस एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हमें प्रोवाइड आउटपुट देगा, जो भी हमने स्ट्रिंग आउटपुट दे रहे हैं वो हमें स्ट्रिंग मिले। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो भी हमने जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे ना इज इवन, ये मेथड कॉल किया था इंटरफेस, उसको टेस्ट कर रहे हैं 7 के साथ कि ये 7 को देगा या नहीं देगा। फिर यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि हम लेंथ चेक कर रहे हैं फंक्शनल की, जो हमने जैसे यहाँ अभी मैंने आपको बताया था ना, लेंथ मेथड हमें लेंथ बता सकता है, लेंथ डॉट अप्लाई फंक्शनल। फिर हमारा आता है कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट लैम्डा एक्सप्रेशंस आर कूल। फिर ये क्या करेगा कि ये कंज्यूमर एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई जितने भी एक्सेप्ट हमने लैम्डा एक्सप्रेशंस पढ़े हैं करें हैं, ये कूल, ये हमारी स्ट्रिंग है, ये पास हो जाएगी। फिर आता है हमारा मेथड प्रिंट रिजल्ट। प्रिंट रिजल्ट मेथड क्या करेगा कि दो वेरिएबल लेगा ए और बी और एक कैलकुलेटर, जो हमने यहाँ पर ये बनाया था इंटरफेस कैल्क नाम से, और एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लेगा ऑपरेशन का नेम, जो कि मतलब ऑपरेशन जिसमें हमें जो भी हो रहा है। और ये क्या प्रिंट करेगा, ऑपरेशन नेम, ऑपरेशन बताएगा सबसे पहले इसमें कि जो भी हम यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं इन दो वेरिएबल्स को यूज़ करके, और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देगा कि उसमें क्या कैलकुलेशन अप्लाई हुई है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया ना ऑपरेशन किस चीज़ का हो रहा है, ए प्लस बी का, तो यहाँ पर ये दिखा देगा कैलकुलेट डॉट ऑपरेशन ए कोमा बी लेके जो भी उसमें उसकी सबमिशन है वो हमें आउटपुट दे देगा ये। तो ये था हमारा फंक्शनल इंटरफेस। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इस तरह ही हमें इसमें प्रोग्राम बनाना पड़ता है। आपको बस क्या करना है कि थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझ के, अगर ये प्रोग्राम भी आप इतना ये प्रोग्राम इतना लिख देंगे कि हाँ भाई फंक्शनल इंटरफेस इस तरह बनता है, और उसको हम अंदर कैसे कॉल करते हैं, कस्टम कैसे होते हैं, बिल्ट इन कौन से होते हैं, क्या वर्किंग करते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स में बस वही है जो अब तक हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा और अच्छे से हम रिवाइज कर लें, बस यही है कि जैसे अब इसमें हमने जैसे हमने अभी तक पढ़ा था कि कस्टम इंटरफेसेस, कि जो हम इंटरफेस जो फंक्शन बनाते हैं उसको हम कस्टम भी बना सकते हैं। जैसे हमने कैलकुलेटर नाम से बनाया था लैम्डास, जो कि क्या करेगा, दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा ए और बी और परफॉर्म करेगा ऑपरेशन ए प्लस बी को। इम्प्लीमेंट ऑपरेशन, ये यहाँ पर यही बात कर रहा है कि इम्प्लीमेंट ऑपरेशन शोइंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस मैसेज प्रिंटर लैम्डा फंक्शन। अब ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले क्या करेगा, इस इंटर ये जो हमने इंटरफेस बनाया था कस्टम, इससे कैलकुलेट करेगा यहाँ पर कैलकुलेशन। उसके बाद ये मैसेज प्रिंटर नाम से हमारा एक कस्टम इंटरफेस बनाएगा, जो क्या करेगा, जो भी हमारे अब तक ये कैलकुलेशन हुई है उसका एक मैसेज प्रिंट कर देगा कि हाँ अब हमारी जो कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है हायर ऑर्डर फंक्शंस। हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या करते हैं, जैसे प्रिंट रिजल्ट हमारा फंक्शन था, ये कैलकुलेटर लैम्डा को एक्सेप्ट करेगा और डिमॉन्स्ट्रेट करेगा लैम्डास को एज अ पैरामीटर, जो भी हमारे लैम्डा हुए हैं बने हैं वो पैरामीटर्स की तरह डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद बस हमारे यहाँ पर अब हमें बताए गए हैं कि जो बिल्ट इन इंटरफेसेस क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट हमारे एक बिल्ट इन इंटरफेसेस है, जो कि इज इवन नाम से मेथड है हमारा, क्या करेगा कि वो इवन चेक करता है कि हमारा जो नंबर है वो इवन है या नहीं है। फिर एक हमारे पास एक फंक्शन है जो कि लेंथ चेक करता है किसी भी हमारी स्ट्रिंग की, जो भी हमारी स्ट्रिंग है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ रिटर्न करेगा कि इसकी लेंथ की जितनी कितनी है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं 4 5, यहाँ पर इसकी लेंथ है हमारे पास 5। कंज्यूमर हमारा एक बिल्ट इन इंटरफेस होता है जो कि क्या करता है कि प्रिंट असिस्ट ये मैसेज स्ट्रिंग प्रिंट करता है कि इतना हमने जो हमारा डेटा है वो कंज्यूम हो चुका है, और वो प्रिंट उसको कर देगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा यूनिट 4 से, डिस्क्राइब कलेक्शंस फ्रेमवर्क इन जावा विद सुटेबल डायग्राम डिस्प्लेइंग इंटरफेसेस एंड क्लासेस एंड देयर हायरार्की। और उनको उसके बाद हमें लिस्ट सेट और क्यू को एक्सप्लेन भी करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क हमारे पास सेट ऑफ क्लासेस की और इंटरफेसेस, जो भी हमारे पास जावा में क्लासेस होती हैं और इंटरफेसेस होते हैं उनके सेट को
ये हमारे पास एक पावरफुल सेट है क्लासेस का और इंटरफेसेस का जावा के अंदर। ये क्या करता है कि जो डेवलपर्स हैं उनको मैनेज करने में, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करना, उनको मैनिपुलेट करना, उन सब में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स रेडी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, सेट, व्यूज, मेकिंग इट इजियर टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा एफिशिएंटली। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको एक जगह दिखाया था कि हमसे पूछा था कि एरे लिस्ट का एक प्रोग्राम बनाओ जावा में, जिसमें कि हम 5 आइटम्स को ऐड कर रहे हो। 5 एक सेकेंड आइटम्स को ना, ये था एरे लिस्ट। तो यहाँ पर जो ये एरे लिस्ट थी ना, ये था हमारी कलेक्शन। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर हमें एक ऐसी एरे लिस्ट का काम क्या होता है, जैसे हम जावा में एरे बनाते हैं। अगर आपको मैं ना थोड़ा बेसिक से बताता हूँ शुरू से। जावा में हम लोग एरे डिफाइन करते हैं, जिसके हम जो कि हम ये कि हम कितनी वैल्यूज क्या करने वाले हैं, प्रिंट स्टोर करने वाले हैं, कौन सी डेटा टाइप की स्टोर करने वाले हैं। ये सब हम पहले डिफाइन कर देते हैं कि हमारा ये एरे है, इसमें इतना इसका साइज रहेगा 5 का, इसमें 5 आइटम्स भी हम स्टोर कर सकते हैं। एरे लिस्ट क्या करता है कि एरे लिस्ट एक कलेक्शन है, वो हमारा साइज इंडिपेंडेंट रहता है। उसमें हम ये डिफाइन नहीं करते कि इसमें हम भाई 5 का साइज रहेगा तो हम 5 ही डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप बस एक काम करो, एरे लिस्ट कलेक्शन, वो कलेक्शन को लो और उससे एक लिस्ट, मतलब एरे लिस्ट डिफाइन कर लो। ये लिस्ट नाम से मैंने डिफाइन कर ली, जिसका मैंने आपको पहले मेथड भी बताया था कि इक्वल्स टू हम करते हैं ना न्यू एरे लिस्ट नाम से। तो वो मेथड आप देख लेना कि उसको डिफाइन करने के बाद अब क्या करो कि इसमें ना एडिशन शुरू कर दो। तुम्हें जितना मन करे उतना तुम डेटा डाल दो, जो कि हमने पहले भी देखा था कि हम क्या करते जा रहे थे, लिस्ट डॉट ऐड, और अंदर जो भी हमें स्ट्रिंग डालेंगे तो वो हमारी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो एरे लिस्ट हमें ये काम आसान करती है। जैसे एरे का एक वो फोल्ड था कि उसमें हमें नहीं पता भाई कि हमें, जैसे अगर हमें नहीं पता हमें कितना डेटा एंटर करना है, तो उस केस में जो प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो एरे लिस्ट का यूज़ करते हैं। ये होता है हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क, कि जो हमारा क्या कर रहा है कि पावरफुल सेट ऑफ क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं जावा के अंदर, जो कि डेवलपर्स के लिए मैनेज करना ऑब्जेक्ट को, काम जो भी हम उस पर काम हो रहा है वो और आसानी से हो जाए और वो इजीली हो जाए। इसको आप मान सकते हैं एज ए टूल बॉक्स फॉर हैंडलिंग कलेक्शंस ऑफ आइटम्स इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। इसको हम एज ए टूल बॉक्स कह सकते हैं कि हाँ भाई ये कुछ टूल्स प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चर्ड वे में, जिससे काम जो है आसान हो रहा है। इन दिस वी विल एक्सप्लोर द फ्रेमवर्क, प्रोवाइड अ सिंपल हायरार्की। अब जरा है ना इसका, जो हम जैसे क्वेश्चन में था, थोड़ा सा हायरार्की देखते हैं, किस तरह इसका हायरार्की बनता है। अब आता है हमारा हायरार्की डायग्राम। ये एक सिंपलीफाइड डायग्राम है जो कि शो करता है मेन इंटरफेसेस को और क्लासेस को जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में, कि जो जावा हमारे पास जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है, उसके अंदर में जिसके जो मेन इंटरफेसेस आते हैं और जो क्लासेस हैं, वो किस तरह हमारी डिफाइंड है, किस तरह रिलेटेड है। चलिए वो देखते हैं। मैं जरा थोड़ा सा इसको ठीक से दिखा देता हूँ इसको ना। सेकेंड। हाँ, तो हमारे पास ये आता है, कलेक्शन यहाँ पर आना चाहिए था। हाँ, कलेक्शन। कलेक्शन में आते हैं हमारे पास सबसे पहले दो टाइप के, लिस्ट और सेट। लिस्ट में जैसे मैंने आपको बताया था एरे लिस्ट आ गया हमारे पास, एक लिंक लिस्ट भी होता है हमारे पास, एक वेक्टर होता है, एक स्टैक होता है, और एक आता होता है हमारे पास सेट। सेट में आते हैं हमारे पास हैश सेट, ट्री सेट, लिंक्ड हैश सेट। फिर आता है, एक तो हो गए हमारे लिंक और सेट, फिर एक आता है हमारा क्यू, जिसमें आती है हमारी प्रायोरिटी क्यू, एरे की क्यू। आपको जैसे मैंने लिस्ट में एरे लिस्ट का बताया था एग्जाम्पल, मैं आपको एक सेट में हैश सेट का बताता हूँ। हैश सेट क्या करता है, कुछ जैसे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, उसमें हमें उनको यूनिकली स्टोर करना है। तो हैश सेट क्या करता है कि उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको एक पर्टिकुलरली हैश नंबर प्रोवाइड कर देता है। अब वो हैश नंबर कुछ भी हो सकता है, वो जावा बाइट कोड में लिखा जाता है, वो हमें विजिबल नहीं होता। लेकिन उससे क्या होता है कि जैसे आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के बारे में सुना हो, तो उसमें क्या हम क्या करते हैं कि चीज़ों का ज़्यादातर हमारे ये काम करना होता है, सॉर्ट करना, सर्च करना। तो इन चीज़ों में हेल्प करता है हमारा हैश सेट। या जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, वेक्टर स्टैक, क्यू में प्रायोरिटी क्यू, एरे डी क्यू, ये सब इसलिए मेनली काम आते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में। अब बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक में। अब जो हमने इसमें फिर आपको मैंने डायग्राम में दिखाया, इसको थोड़ा सा इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। कलेक्शन क्या है कि हमारा एक रूट इंटरफेस है ज़्यादातर कलेक्शंस के लिए, जैसे कि एक्सेप्ट मैप्स विच आर सेपरेट। ये जो कलेक्शन है वो हमारा रूट इंटरफेस है सारे कलेक्शंस के लिए, बस मैप्स को छोड़ के। लिस्ट आता है, फिर हमारा लिस्ट क्या है कि एक ब्रांच फॉर ऑर्डर्ड कलेक्शंस है। लिस्ट में हमारे पास जैसे मान लीजिए डेटा है जो कि ऑर्डर्ड है, जैसे कि एक ब्रांच की तरह ही काम करता है लिस्ट हमारा। ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है हमारे पास, ये डेटा। तो वहाँ पर आता है हमारा लिस्ट, जिसमें कि जो हमारे कलेक्शंस हैं वो ऑर्डर्ड हैं और ब्रांच की तरह वर्क कर रहे हैं, कि आपस में कनेक्टेड हैं। चीज़ों को मतलब हमने सीक्वेंस में ऑर्डर वाइज रख रखा है। जैसे हमारे पास एग्जांपल में दे रखा है एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। अगर लिंक लिस्ट आप जानते हो तो लिंक लिस्ट हमारी कुछ इस तरह होती है, जैसे हमारा ये कनेक्टेड रहता है ना डेटा,
ये होता है हमारा लिंक्ड लिस्ट। तो ये कि इसमें जो डेटा है हमारे पास सीक्वेंस वाइज रहता है और ऑर्डर रहता है। अब है हमारा अगला सेट, ए ब्रांच फॉर कलेक्शंस दैट डोंट अलाउ डुप्लीकेट्स। इसमें का क्या मतलब है कि जो ये हमारा सेट है ना, इसमें हम डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं कर सकते। लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउ हो सकते हैं, बस वो सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। मान लीजिए कि जैसे मैं आपको थोड़ा इनमें डिफरेंस बताता हूँ। लिस्ट में क्या होगा कि डेटा है ना ऑर्डर वाइज रहेगा। ऑर्डर वाइज में कुछ इस तरह होगा। हैश में, इसमें सेट में क्या होता है कि डेटा रैंडमली हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हें ऑर्डर रखना है नहीं रखना है, बस डेटा डुप्लीकेट ना हो। तो सेट हमारा ये रहता है कि ब्रांच फॉर कलेक्शंस डोंट अलाउस डुप्लीकेट्स। एग्जाम्पल हैश सेट, रीसेट, लिंक्ड हैश सेट। अब आते हैं अपने क्यू में। क्यू होता है हमारा ब्रांच फॉर कलेक्शंस डिजाइन फॉर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। इसका मतलब है कि हमारा जो कलेक्शन जो डेटा है उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाते हैं हम लोग, जैसे प्रायोरिटी क्यू और एरे डी क्यू हो गया। इसका मतलब है कि कोई जैसे हमारे पास डेटा है उसको हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर या कोई भी, जैसे उसमें हम कोई सिमिलैरिटीज देख लें या डिससिमिलैरिटीज देख लें, उसके हिसाब से अपने डेटा को क्यू कर दें, मतलब ये सीक्वेंस वाइज कर दें। तो वो होता है हमारा क्यू। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने उसमें। अब है हमारे पास कि इसमें जैसे हमने बताया था कि लिस्ट सेट और क्यू के बारे में थोड़ा डिस्कस डीपली करना है। तो थोड़ा अब इनको देखते हैं कि पहला अब हमारा था लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस में हमारा बताया गया है कि इसमें जो डेटा होता है, जो कलेक्शन है, वो ऑर्डर्ड है। और जिसमें कि हम स्टोर कर सकते हैं आइटम को सीक्वेंस वाइज, कि जैसे हमने एक आइटम स्टोर किया है, उसके बाद हम नेक्स्ट आइटम, जैसे कि हमें ये सीक्वेंस वाइज फॉलो करना पड़ता है सीक्वेंशियली, कि पहले हमने इसमें ऐड किया, फिर जो नेक्स्ट डेटा जाएगा वो इसमें जाएगा, फिर जो हमारा नेक्स्ट जाएगा इसमें, इसमें ऐसे कुछ इस तरह। और इसमें जो इसमें डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, जैसे अगर इसमें बी है तो यहाँ पर भी बी हो सकता है, ऐसी भी इसमें कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, बस वन बाय वन सबको ऐड करते जाओ या वन बाय वन रिमूव करते जाओ। ये होता है हमारा लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इज एन ऑर्डर कलेक्शन वेर यू कैन स्टोर आइटम्स इन ए सीक्वेंस एंड डुप्लीकेट्स आर अलाउड। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ शॉपिंग लिस्ट वेयर आइटम्स हैव अ पोजीशन एंड यू कैन रिपीट आइटम्स एज इट नीडेड। इसमें बस ये यही बता रहा है कि एक शॉपिंग लिस्ट की तरह मान लीजिए कि जिसमें आइटम्स का एडिट किया जाता है इंडेक्स वाइज वन बाय वन, जिसमें आइटम्स रिपीट भी हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसके में कुछ फीचर्स देखते हैं, की फीचर्स। बस वही की फीचर्स में यही है कि चीज़ों को थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज बता देते हैं। इससे अगर आप ये भी ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सही रहता है चीज़ों को स्ट्रक्चर वाइज रखना। जैसे यहाँ पे बताया गया आइटम्स आर स्टोर्ड इन ऑर्डर यू ऐड देम। जो भी आइटम्स हमारे लिस्ट में स्टोर होते हैं ना, वो उसी ऑर्डर में ऐड होते हैं, स्टोर होते हैं जिसमें ऑर्डर में तुम ऐड करो। जैसे तुमने अगर सबसे पहले ए को ऐड किया तो पहले ए स्टोर हो गया, फिर नेक्स्ट तुमने किया बी को ऐड तो फिर बी स्टोर होगा, फिर सी ऐड किया तो सी स्टोर होगा। कुछ इस तरह इसमें हम लोग लिस्ट में आइटम्स को स्टोर करते हैं। यू कैन एक्सेस आइटम्स यूजिंग देयर इंडेक्सेस। फिर क्या करते हैं, जैसे अगर हमने ये आइटम्स को स्टोर कर दिया ना, फिर हम उनको एक्सेस भी कर सकते हैं उनके इंडेक्स के थ्रू। जैसे जीरो इंडेक्स पे है, ये वन इंडेक्स पे है, ये टू इंडेक्स सेकंड इंडेक्स पे है। डुप्लीकेट्स आर फाइन, इसमें डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसमें ए को दोबारा स्टोर कर सकता हूँ कि एक और ए आ गया, उसको भी कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन मेथड्स, इसमें कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस एक क्वेश्चन में दिखाया था कि डॉट ऐड करने से उसमें डेटा ऐड हो रहा था। तो अगर मैं डॉट रिमूव करूंगा तो डेटा हम रिमूव कर सकते हैं। डॉट गेट से किसी डेटा को गेट कर सकते हैं किसी एग्जीक्यूशन कोड में यूज़ करने के लिए। सेट से आइटम को सेट कर सकते हैं और कंटेन से चेक कर सकते हैं कि उसमें कंटेन वो करता है या नहीं करता है। ये हो गए हमारे मेथड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे उस पर। ये तो हो गया हमारा लिस्ट इंटरफेस। अब आता है हमारा की फीच सेट इंटरफेस। A set is a collection that doesn't allow duplicates. It's like a bag of unique items. No matter how many times you try to add same item, it only keeps one copy. सेट का मतलब है कि इसके अंदर आप डुप्लीकेट्स नहीं रख सकते। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डेटा सेट है, इसमें मैं चलो इस तरह लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने है ना इसमें एक डेटा ऐड कर चुका हूँ ए, नेक्स्ट मैं करूँगा बी सी। इसमें आप सेम डेटा नहीं ऐड कर सकते, कि मैं ए को नहीं कर सकता, बी को अब दोबारा नहीं कर सकता, सी को अब दोबारा नहीं कर सकता। इसमें क्या करेगा कि एक काम हो सकता है कि चलो भाई तुम आइटम्स को नहीं कर रहे हो, तुम डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो, लेकिन उसमें हम ये बता सकते हैं कि ये आइटम इतनी बार आया था और उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ वो आइटम स्टोर होता है। इसमें आपको, जैसे यहाँ पर इसमें भी बताया गया है ना कि एक बैग की तरह है जिसमें यूनिक आइटम्स रहते हैं, इसमें हम सेम आइटम्स नहीं ले सकते। तो ये होता है हमारा सेट। इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नो स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें कोई ऑर्डर नहीं रहता है, इसको जैसे आप मर्जी वैसे डाल दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले ए ही जाएगा फिर बी ही जाएगा फिर सी ही जाएगा, या ऐसा भी नहीं है कि ए पहले गया तो वो ए यहाँ रहेगा बी फिर यहाँ आएगा। वो रैंडमली कुछ भी हो सकता है। इसमें इंडेक्स बेस्ड एक्सेस नहीं होता है। इसमें क्या है कि ये एक ग्रेड है कि किस चीज़ के लिए चेक इन करने के लिए, कि अगर समथिंग कोई ऑलरेडी कलेक्शन के अंदर है, या अगर उसको हम
ऑलरेडी कलेक्शन में है, तो उसको एक्सेस करने के लिए, चेक करने के लिए बहुत आसान है हैश सेट्स, हमारे ये सेट्स है। अब इसके अंदर कुछ कॉमन मेथड्स आते हैं हमारे, जो कि हैं ऐड, ऐड करने के लिए उसमें आइटम को। एक है हमारा, एक आता है हमारा कलेक्शन, और एक आता है हमारा, एक सेकेंड, कंटेंट्स। तो ये हो गए हमारे की फीचर्स, हमारे मेथड जो भी इसमें यूज़ होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, जो कि है हमारा क्यू इंटरफेस। अब जैसे अब तक हमने पढ़ा कि पहला था हमारा, अब थर्ड है हमारा क्यू इंटरफेस, जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा कि एक क्यू इज अ कलेक्शन डिजाइन टू होल्ड आइटम्स टेम्परली बिफोर प्रोसेसिंग दैम, ऑफन इन ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर लाइक ए लाइन ऑफ पीपल। इसमें क्या करता है क्यू हमारा, कुछ इस तरह वर्क करता है, जैसे हमने मान लीजिए ये हमारे पास एक क्यू है, जैसे हम कहीं भी लाइन लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं पहले यहाँ पर गया ए, फिर मेरे बाद आया बी, फिर सी आया। अब जैसे जैसे ये क्यू में ऐड होते जा रहे हैं आइटम्स, ये क्या होगा कि ए यहाँ आ जाएगा पुश होके, मतलब बी यहाँ चला जाएगा, सी यहाँ चला जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। मतलब वो ये जैसे कि फिर ये बन जाएगी क्यू हमारी, इस तरह ये क्यू बन गई। अब जैसे ए पहले गया था, ए का यहाँ पे काम हुआ तो ए पहले बाहर निकल गया, फिर बी का काम होगा, फिर बी निकल जाएगा हमारा, फिर सी निकल जाएगा। इस तरह ये हमारा होता है क्यू इंटरफेस, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे ए पहले आया है हमारा इसमें क्यू लिस्ट में, तो वही सबसे पहले जाएगा, कि जिसका जैसे जैसे लोग आओ, जिस जिसका काम होता जाए, फिर वो चलते जाओ। ये होता है हमारा क्यू। क्यू इज अ कलेक्शन, ये क्या करता है कि आइटम्स को टेम्पररी होल्ड करता है। इसका मतलब ये, टेम्पररी होल्ड का मतलब कि जब तक उनकी प्रोसेसिंग ना हो जाए, उनका एग्जीक्यूशन ना हो जाए कोड का, उसको वो तब तक होल्ड रखता है उन जो भी एग्जीक्यूशन को। फिर इसमें क्यू की फीचर्स में ये आ जाते हैं हमारे, ऐड आइटम्स एट वन एंड एंड रिमूव्स देम फ्रॉम द अदर। ये आइटम्स को एक एंड से लेके आओ यहाँ से, और अगले से निकाल दो। कैन ऑल्सो प्रायोरिटाइज आइटम्स स्मॉलेस्ट फर्स्ट इन प्रायोरिटी क्यू। इसमें क्या बताना चाह रहा है कि जो हमारा प्रायोरिटी क्यू होता है ना क्यू के अंदर, उसमें आइटम्स को प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो स्मॉलेस्ट सबसे पहले चला जाए। फिर इसमें हमारे कॉमन ऑफर मेथड्स आते हैं, ऑफर, ऐड, पोल, रिमूव। अच्छा, इसमें जो हमारे जैसे मेथड्स इसमें लिखे गए हैं, इसमें जो ये ऑफर मेथड है ना हमारा, ये क्या करेगा कि ऐड वाली फंक्शनैलिटी करता है, और जो हमारा पोल है वो करता है हमारी रिमूव को, और जो पीक है वो क्या करता है कि नेक्स्ट आइटम को सीख करना, कि जो हमारा जो नेक्स्ट आइटम है उसको देखा जाए। ऑफर में ऐड होता है और पोल में हमारा रिमूव होता है, और जो पीक होता है हमारा, उसमें होता है कि नेक्स्ट आइटम को सीख करना, देखना कि हमारा जो अब नेक्स्ट आइटम है वो क्या होने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इन स्प्रिंग। ये है हमारा यूनिट 5 का क्वेश्चन, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार और देखते हैं इसको। इसमें हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल में डिफरेंस बताना है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होता है हमारा, वो एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है आईओसी का, जिसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिपेंडेंसीज को गेट करते हैं, अटेन अटेन करते हैं कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारी जो जावा में क्लासेस होती है ना, उसमें जो भी डिपेंडेंसीज पहले डिफाइंड रहती हैं, वो उसमें खुद इंस्टॉल हो जाती हैं। जैसे ही वो जावा, अगर हम जावा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जावा सी कमांड से हमारा ये प्रोग्राम जब रन होता है, तो उससे क्लासेस जनरेट होती हैं, और उन क्लासेस में जो भी डिपेंडेंसीज हमारी डिफाइंड होंगी, वो खुद इंजेक्ट हो जाती हैं। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता है कि वो एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है आईओसी को, जिसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिपेंडेंसीज को रिसीव करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, ना कि इनसाइड से। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल में बताया गया है कि एक जनरल प्रिंसिपल है, जिसमें कि जो कंट्रोल है हमारे प्रोग्राम का, जो जो भी हमारा जावा का प्रोग्राम लिखा जा रहा है, उसका जो कंट्रोल रहेगा, वो किसी एप्लीके उसकी किसी फ्रेमवर्क से या कंटेनर की उसमें रहेगा, कि जो भी हमारा ये प्रोग्राम है वो किसी या तो फ्रेमवर्क के थ्रू रन होगा, फ्रेमवर्क के थ्रू मेंटेन होगा, या फिर किसी कंटेनर के थ्रू मेंटेन होगा। अब इन दोनों के रोल्स देखते हैं, डीआई के और आईओसी के। डीआई का जो रोल है वो ये रहता है कि जो भी डिपेंडेंसीज हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो क्लास की जगह, क्लास के अंदर इंस्टेंशिएट करने की जगह एक काम करो, इनको किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेके आओ। ये होता है इसका रोल। और इसमें होता है हमारा आईओसी में होता है कि जो फ्रेमवर्क हमारे कोड को कॉल करता है, कि वो को उस कोड को कॉल करें, ना कि हम जावा के अंदर उस कोड को हम एग्जीक्यूट करें, रन करें। इससे क्या रहता है कि जो हमारा जावा का प्रोग्राम है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, कि ज़्यादा फिर मैसी नहीं होता हमारा कोड, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। ये भी आप इसके साथ में लिख सकते हैं, अगर पॉइंट में अगर आप ऐड ऑन करना चाहें। फिर इसमें एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि यूज़र सर्विस को इंजेक्ट किया जाए यूज़र रिपोजिटरी के साथ स्प्रिंग के थ्रू, रेदर देन क्रिएटिंग इटसेल्फ इंटरनली। अब जैसे कोई मान लीजिए कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिपेंडेंसीज है वो एक्सटर्नल सोर्स से आए, तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि यूज़र सर्विस हमारी डिपेंडेंसी है,
जिसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं ऊपर यूज़र रिपोजिटरी के थ्रू। यूज़र रिपोजिटरी हमारी एक्सटर्नल रिसोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है, रेदर देन क्रिएटिंग इट इंटरनली। इसको इंटरनली क्रिएट करने की जगह यूज़र रिपोजिटरी से हम इंजेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि आईओसी में इंस्टेड ऑफ इंस्टेंशिएटिंग क्लासेस मैनुअली, क्लासेस को इंस्टेंशिएट करने की जगह, मैनुअली इंस्टेंशिएट करने की जगह, कि ये सब क्या काम कौन करता है, कंटेनर कर देता है। उसमें इसमें आईओसी में इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें है ना फिर खुद डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि क्लास को हम तुम प्रॉपरली नाम देके तुम डिफाइन कर रहे हो। उसकी ये सब क्या करेगा कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोड चल रहा है, उसको देख के जो हमारा फ्रेमवर्क है और जो कंटेनर है, वो खुद वो उन पर्टिकुलर क्लासेस को जनरेट कर देगा कि जो भी जो कॉन्फ़िगरेशंस लिखी गई हैं, उसके हिसाब से जी ये क्लासेस बननी चाहिए। ये हो जाता है हमारा आईओसी। अब आता है हमारे पर्पस। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पर्पस क्या है? कि भाई जब इंटरनली काम हो रहा था तो तुम एक्सटर्नल सोर्स से क्यों लेके आ रहे हो? टू इंक्रीज मॉड्यूलैरिटी एंड मेक कोड ईजियर। इससे क्या होता है कि जो हमारा कोड की मॉड्यूलैरिटी है कि वो ज़्यादा मॉड्यूलर रहे, और जो हमारी जो कोड है वो आसानी से रीडेबल रहे, और उसको हैंडल कर सकें आराम से हम। और जो हमारा वो जो प्रोग्राम है उसको टेस्ट कर सकें और मेंटेन कर सकें। तो ये होता है इसकी एडवांटेजेस, कि हम ऐसे क्यों करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से जो लेके आना होता है हमारी डिपेंडेंसीज को। और इसमें आते हैं, हमारा पर्पस देखते हैं इन आईओसी इंटर्न इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को, कि जो हमारे जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको इम्प्लीमेंटेशन से डीकपल कर देते हैं। डीकपलिंग का मतलब है चीज़ों को थोड़ा सिंपलर करना, सेपरेट कर देना, स्ट्रक्चर वाइज कर देना। ये होता है हमारा आईओसी में, कि एग्जीक्यूशन जो फ्लो है हमारे प्रोग्राम का उसको डीकपल कर देते हैं, जिससे जो हमारे प्रोग्राम फ्लो है बहुत आसानी से ईजिली हो जाता है। अब इसमें देखते हैं स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट से, कि स्प्रिंग में मतलब इन दोनों का क्या रोल है, कि कैसे कैसे ये होता है। तो डीआई जो है हमारा वो अचीव होता है एनोटेशंस को यूज़ करके, जैसे कि ऑटो ऐड एनोटेशन हो गई, इंजेक्ट एनोटेशन हो गई, या एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन में जो डीआई है हमारा, या तो हम उसको एनोटे ऑटो ऐड हमें प्रोवाइड करता है, रन करता है, या फिर इंजेक्ट रन करता है, या फिर जो एक्सएमएल में हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं ना, उसके अंदर हम ये कॉन्फ़िगरेशन में लिख देते हैं कि भाई जो डीआई है वो ये काम करेगा, एक्सटर्नल सोर्स से इनको इंजेक्ट कर देगा डिपेंडेंसीज को। स्प्रिंग फ्रेमवर्क, अब इसमें देखते हैं आईओसी में, स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज द आईओसी कंटेनर मैनेजिंग बीन क्रिएशन एंड वायरिंग। स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या करता है? जैसे अभी तक हमने बात करते आए ना एक्सटर्नल फ्रेमवर्क, कंटेनर, तो यहाँ पर यही कह रहा है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क की वो फ्रेमवर्क और कंटेनर है जो कि बीन क्रिएशन और वायरिंग को मैनेज करता है। जैसा कि अभी तक मैं बताता आया हूँ कि मैनेज होती है एक्सटर्नल कंटेनर से, और उससे हमारे जो फ्रेमवर्क है उससे, तो वही होता है हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है जो ये सब काम करता है। अब इसमें देखते हैं कि इन सबको प्रोवाइड कौन करता है। अब जो हमारे जो कंटेनर है, हु प्रोवाइड्स, जो कंटेनर है वो कंटेनर प्रोवाइड करते हैं डिपेंडेंसीज को। अब हमारी क्लासेस के अंदर जो डिपेंडेंसीज हमें जो भी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, उन सारी डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट कर देता है। और जो ये इसमें बता रहा है जो कंटेनर स्प्रिंग है, वो कंट्रोल करता है ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को और उसकी लाइफ साइकिल को। तो यहीं तक था हमारा ये क्वेश्चन। एक बार इसको रीड कर लेना दोबारा, सिंपल है, कि इसमें बस हमारी डीआई में की डिपेंडेंसीज एक्सटर्नल सोर्स से आ रही हैं, और आईओसी में हमारी जो प्रोग्राम का फ्लो है वो किसी हमने पर्टिकुलर कंटेनर या फ्रेमवर्क को दे रखा है, ताकि जो चीज़ें हैं सिंपलर रहें, स्ट्रक्चर्ड वे में रहें। तो गाइज यही थी हमारी अब तक की वीडियो पूरी जो इस वीडियो में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट कर दिया है मैंने। जो भी इसमें हमारा जावा का पीवाई क्यू था, इसमें जो भी जैसे प्रोग्राम के क्वेश्चन हो गए या थ्योरी क्वेश्चन हो गए, चीज़ों को कॉन्सेप्ट की जितना कोशिश में क्लियर कर सका हूँ मैंने कर दिया है, ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। बाकी आप इन सब नोट्स को आसानी से अच्छे से रीड कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेक्शन सी रह गया है उसको कंप्लीट कर देंगे। अभी फिलहाल से यही वीडियो इतनी ही रहेगी कि जो हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर दिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे मल्टी आइटम्स चैनल को। मल्टी आइटम्स प्लस और मल्टी आइटम्स भी हमारा चैनल है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, तो उस पर भी अच्छा कंटेंट डालते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चेक करने हैं तो ये नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।